आइए, हम लोगों ने स्टॉक एक्सचेंज पढ़ना शुरू किया था। स्टॉक एक्सचेंज में सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कंपनी को जब भी पैसे की जरूरत होती है अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो कंपनी किस मार्केट में आती है? प्राइमरी मार्केट में। वहां आकर के कंपनी क्या करती है? अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट इशू करती है। लेकिन सेबी ने कहा कि आपने लोगों से पैसे तो ले लिए, 1 करोड़ शेयर इशू किया, 10-10 रुपए वाले शेयर थे, आपको 10 करोड़ आ गए, आपके तो बल्ले बल्ले शाबा शाबा हो गया, आप अपना प्रोजेक्ट चलाने लगे। लेकिन उन लोगों ने, उन मासूम लोगों ने जिन्होंने पैसे क्या किए हैं? लगाए हैं, जिन्होंने 10 करोड़ रुपए दिए हुए हैं, आखिर उन लोगों को पता भी तो चले कि उनके ये जो 10 रुपए के शेयर है, इस 10 रुपए के शेयर का इस समय बेसिकली जो है वो क्या प्राइस है। हम उसे देखना भी चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं? उसके शेयर्स, उस शेयर्स को खरीदना और बेचना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा यह तभी होगा जब हम इसके लिए क्या बना लेते हैं? जब हम इसके लिए एक मार्केट बना लेते हैं। और इस मार्केट का क्या नाम दिया? सेकेंडरी मार्केट, जिसका एग्जाम्पल क्या है? स्टॉक एक्सचेंज है। कहा कि इन स्टॉक एक्सचेंज में आप जो है वो चीजों को जो है वो खरीदिए बेचिए, और वो चीज क्या है? अलग अलग तरह के सिक्योरिटीज है। ज्यादा पॉपुलर हमारा कौन सा है? शेयर्स है। कहा कि सेकेंडरी मार्केट स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग होगी और फिर उसकी क्या होगी? ट्रेडिंग होगी। कहा बड़ी अच्छी बात है। फिर हमने कहा कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो कितने तरह का है। तो कहा ये जो स्टॉक एक्सचेंज है इसमें डीआईपी गाइडलाइन कहता था कि अगर आपने अपने कंपनी के शेयर को इशू किया है पब्लिक के बीच में, तो आपको उन्हें एक ना एक रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में क्या करना पड़ेगा? लिस्ट करना पड़ेगा। और रिकॉग्नाइज का मतलब उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा स्टॉक एक्सचेंज जो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के क्या करते हैं? सारे के सारे कंप्लायंसेस को फुलफिल करके अपने आप को रजिस्टर करते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। जैसे कंपनीज एक्ट के तहत जो अपने आप को रजिस्टर करते हैं वो क्या कहलाते हैं? कंपनी। कोई प्राइवेट कंपनी होता है, कोई पब्लिक कंपनी, कोई सेक्शन 8 कंपनी होता है, कोई निधि कंपनी होता है, कोई आपका जो है वो मल्टी स्टेट जो है प्रोड्यूसर कंपनी बन जाता है। कहा कि ये सब वैरायटी है, लेकिन कंपनीज एक्ट को ही तो कंप्लाई किया। ठीक वैसे ही कहा कि अगर आप स्टॉक एक्सचेंज बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप कहलाएं रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, तो आप क्या कीजिए? सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग सारे चीज को फुलफिल कीजिए। पूरा एक्ट पढ़ने ही वाले हैं और आप एक्ट पढ़ना ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, बस सेक्शन कह करके मार नहीं रहा हूं। जैसे डिपॉजिटरी सिस्टम में पूरा का पूरा चीज पढ़ा, बस सेक्शन का जिक्र नहीं किया क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। कहा कि ये 3 कैटेगरी के रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है। कौन कौन सा? डेजिग्नेटेड एंड डायनेमिक स्टॉक एक्सचेंज, इसी को बोलते हैं डेजिग्नेटेड और डायनेमिक स्टॉक एक्सचेंज। दूसरा हमने कहा रीजनल स्टॉक एक्सचेंज, और तीसरा का ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जिसका जो है वो एक्सटेंडेड वर्जन अब क्या है? स्मॉल एंड मीडियम एक्सचेंजेस हैं। यहां पे हम लोग बात कर रहे थे कि डेजिग्नेटेड और डायनेमिक स्टॉक एक्सचेंज किसको कहेंगे। तो कहा डेजिग्नेटेड और डायनेमिक स्टॉक एक्सचेंज उस स्टॉक एक्सचेंज को कहेंगे जिसका नेशन वाइड टर्मिनल होगा। कहा नेशन वाइड टर्मिनल को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। नेशन वाइड टर्मिनल का मतलब होता है कोई भी ऐसा स्टॉक एक्सचेंज जिस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स को आप कहीं से भी देख सकते हैं, उसे खरीद सकते हैं और उसे बेच सकते हैं। और स्टॉक एक्सचेंज का काम ही है अपने भीतर किनको लिस्ट करना? कंपनीज के शेयर्स को क्या करना? लिस्ट करना है। कहा ठीक है। इस समय कौन से एग्जाम्पल हैं इक्विटी मार्केट में, कैश मार्केट में? तो कहा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दो ऐसे स्टॉक एक्सचेंज है जो किस कैटेगरी में आते हैं? डेजिग्नेटेड एंड डायनेमिक। और ये इसीलिए आते क्योंकि उनका नेशन वाइड, इसका मतलब एनएसई में अगर कोई कंपनी के शेयर लिस्टेड हैं तो हम उस कंपनी के शेयर्स के प्राइस को कहीं से भी देख सकते हैं, उसे खरीद सकते हैं, उसे बेच सकते हैं। उसके लिए उस स्टॉक एक्सचेंज जो कि मुंबई में सिचुएटेड है जाने की जरूरत नहीं है। कहा दूसरा कहा रीजनल स्टॉक एक्सचेंज। कहा रीजनल स्टॉक एक्सचेंज में जो भी कंपनीज लिस्टेड हैं उन कंपनीज के शेयर्स को आप वहां जा करके ही देख पाएंगे और शेयर्स को खरीद बेच पाएंगे, क्योंकि उनका नेशन वाइड टर्मिनल नहीं है। और नेशन वाइड टर्मिनल मैंने बता दिया जो इंटरनेट और कनेक्शन के साथ एक दूसरे से क्या है? जुड़ा हुआ है। तभी तो मैं यहां से रूम से देख लेता हूं और आप भी मेरे साथ जो है वो क्लास से उस चीज को देख लेते। तीसरा का ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। कहा कि हमने क्या किया कि देखा भी था हमने लास्ट क्लास में कि कैसे एक कंपनी में 2-2, 3-3 घंटे में करोड़ों रुपए का ट्रेड हो जाता है। गलत कह रहा हूं, सैकड़ों करोड़ बोलना चाहिए, नहीं हो जाता है। तो इतने का जो है वो ट्रेड हो जाता है। तो एक दिन में तो हजारों करोड़ का ट्रेड एक कंपनी में हो रहा है। वहां पे कोई एक कंपनी जो 1 करोड़ रुपए का शेयर इशू किया, उसका कुछ अता पता चलेगा? वो तो लापता हो जाएगा, उसका तो कुछ एग्जिस्टेंस ही जो है वो नहीं रह जाएगा। कहा ऐसे केस में क्या किया जाए?
का कुछ नहीं, अगर ऐसा सिचुएशन है तो क्यों ना इनके लिए हम अलग से क्या कर दें, एक एरिया बना दें ताकि लोग रिकॉग्नाइज कर पाए। और हमने एग्जाम्पल भी देखा था कि बड़े से मॉल में एक छोटे एरिया में बच्चों का क्या रख दिया, टॉयज और उनके चीजों को रख दिया, ताकि लोग अगर जानना चाहेंगे कि किड्स सेक्शन में जाना है तो वहां जाइए और वहां से चीजों को क्या कर लीजिए, खरीद लीजिए, और बाकी लोग बाकी सेगमेंट में जाते रहे। लेकिन इसके लिए कहा कि कितना से कितना का होना चाहिए पेड अप कैपिटल, 30 लाख से कितना तक। ठीक है, ये सिलसिला आपका रहा डीआईपी गाइडलाइन जब तक 2009 तक चला। 2009 में डीआईपी गाइडलाइन रिपील किया गया, डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन गाइडलाइन सेबी ने इशू किया था। उसकी जगह उन्होंने इंट्रोड्यूस किया सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन। कौन सा रेगुलेशन, आईसीडीआर रेगुलेशन। और कहा कि अब जो भी कंपनी अपने आप को लिस्ट करेगी एक न एक डेजिग्नेटेड और डायनेमिक स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट करेगी ही करेगी। उससे पहले क्या था, किसी एक रिकॉग्नाइज में कर ले, तो लोग रीजनल में भी कर सकते थे या डेजिग्नेटेड डायनामिक में। अब कर दिया, कंपल्सन है, कहां करना पड़ेगा, डेजिग्नेटेड डायनामिक में करना ही पड़ेगा। उसके बाद से थोड़ा धंधा पानी कम होने लगा, किसका, रीजनल स्टॉक एक्सचेंज का, और ऑलमोस्ट धीरे धीरे एक एक करके बंद होने लगे। फिर हमने देखा था कि स्टॉक एक्सचेंज के 3 मेजर काम, कौन कौन से मेजर काम है, लिस्टिंग, डिलिस्टिंग और ट्रेडिंग। तो कहा कि लिस्टिंग जो है वो हम कैसे करेंगे, कहा भी नहीं पता है, जानेंगे। डिलिस्टिंग कैसे करेंगे तो वो भी नहीं पता है, और ट्रेडिंग कैसे करेंगे तो तीनों में से कुछ भी नहीं पता। यही 3 चीज अगर हम पढ़ लेंगे तो हमारा पूरा का पूरा स्टॉक एक्सचेंज क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। लेकिन हमने इससे पहले थोड़ी बातचीत की और थोड़ा जानना शुरू किया स्टॉक एक्सचेंज के हिस्ट्री को, कि स्टॉक एक्सचेंज कैसे हमारा एग्जिस्टेंस में आया। तो हमने बात की थी कि 1875 से ऑफिशियल रिकॉर्ड हमारे पास है, कब से, 1875 से, 1875 से। जो एक्सपर्ट है वो लोग कहते हैं कि 1857 से ही हम जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के फॉर्म में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, हम एक्सपर्ट को छोड़ देते, जो हमारे पास रिटन एविडेंस है उसको ही हम ले लेते। तो कब से वो हमारे पास है, 1875। तब भी देखें तो बहुत पुराना नहीं हो गया, सैकड़ों साल तो कह ही सकते हैं। 19 तो पूरा चला गया, नहीं चला गया, 20 भी जो है वो क्या हुआ, पूरा गया। तो ऐसे करके अगर हो रहा है तो इसका मतलब जो है कि इतने साल पहले से हमारे पास रिकॉर्ड है। उस समय ये हुआ करता था एसोसिएशन ऑफ पर्सन। फिर जैसे जैसे हम सिविलाइज हुए और हमारे पास कौन सा एक्ट आया, कंपनीज एक्ट आया, तो हमने कंपनीज एक्ट के सेक्शन 25 कंपनी में इसको रजिस्टर्ड किया, जिसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं था बल्कि ट्रेड को क्या करना था, प्रमोट करना था। लेकिन इसी ट्रेड को प्रमोट करने में एक शानदार जो है वो स्कैम हुआ, क्योंकि उस समय हमारा स्टॉक एक्सचेंज म्यूचुअल था या डिम्यूचुअल, म्यूचुअल था। ये म्यूचुअल तो ठीक है, लेकिन म्यूचुअल का मतलब हमें पता होना चाहिए। देखिए, क्या हम किसी भी चीज को किसी भी वर्ड से पुकार सकते हैं। किसी चीज को रिमोट कह दिया तो इसका मतलब है कि इस चीज को हमने रिमोट नाम दिया। तो हमने बताया कि रिमोट का मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिस इंस्ट्रूमेंट के जरिए हम डिस्टेंस से ही एक खास तरह के इक्विपमेंट को कंट्रोल कर सके। यही हुआ ना इसका डेफिनेशन। तो अब क्या इसका नाम रिमोट दिया, इसका नाम रिमोट देने की जगह कमोट कर देते तो पहले से ही रहता। तो हम बोलते हैं ना कि कमोट एक ऐसा, देखिए डिवाइस का प्रॉपर्टी नहीं बदलता, हम यही कहते हैं कि कमोट एक ऐसा डिवाइस हुआ जिसके जरिए हम दूर से क्या कर सकते हैं, किसी भी इक्विपमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक वैसे ही हमने ये वर्ड जो बोला कि उस समय म्यूचुअल स्टॉक एक्सचेंज था, तो ये म्यूचुअल स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। और वो है कि उस स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी एक पर्सन इन 3 में से तीनों कैपेसिटी में या कहिए मल्टीपल कैपेसिटी में काम कर सकता है। तो वो स्टॉक एक्सचेंज क्या कहलाएगा, म्यूचुअल। कोई चाहे तो ब्रोकर और मेंबर दोनों बन जाए, कोई चाहे तो ये तीनों बन जाए। और यही तीनों कौन थे, एक शख्स आनंद राठी। और मैनेजमेंट में भी जो है वो कोई छोटे मोटे लेवल पे नहीं, बॉस हो गए, मैनेजमेंट के प्रेसिडेंट थे। और उनके पास ब्रोकरशिप, यानी जिस कंपनी के शेयर चाहते क्या करते, खरीदते बेचते। और किसी भी लॉ को चेंज करने के लिए जो वोटिंग होता वो भी कर सकते थे, क्योंकि वो खुद क्या थे, सारा कंट्रोल उनके पास। जो भी रिपोर्ट वगैरह आ रहा है, क्योंकि आपको स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट अगर आपने करवाया तो आपको उनके एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग कुछ एक्स्ट्रा कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं। और कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन होते हैं जो आरओसी को भी देने से पहले किनको देना पड़ता है, स्टॉक एक्सचेंज को। तो स्टॉक एक्सचेंज को देने का मतलब टॉप मोस्ट पर्सन के पास पहुंच रहा है। जब इनके पास पहुंचा तो इन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग जैसा सांस्कृतिक कार्यक्रम कर दिया, यानी कि बाबा जी ने गुफा बना दी। कहने का मतलब है कि बाबा जी ने घोटाला कर दिया। अगर ऐसा किया तो कहा गया कि जिस पर्सन को सुरक्षा में रखा गया, अगर वही पर्सन ऐसा करे तो कैसे काम चलेगा। तो हम जागे, हमने फिर से जो है वो बनाया, जो बनाते नॉर्मली कमिटी, और बोला कि क्या करें। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले इनका ये स्टेटस खत्म करो, ये जो इन्होंने झूठ मूठ का चोला पहन रखा है कि ये बाबा जी हैं,
इस चीज को हटाइए और इनको आम इंसान में रखिए ताकि हम इनके ऊपर क्या रख सके, निगरानी रख सके। आम आदमी के ऊपर सर्विलेंस बना रहता है क्योंकि कहते हैं आम आदमी हो सकता है चोरी कर ले, इंसान का नेचर ही है। लेकिन अगर कोई बाबा या साधु संत रहते हैं तो उनके ऊपर जल्दी ये नहीं जाता है कि शायद अपना मोबाइल यहाँ मत छोड़ करके जाना, कहीं चुरा ना ले। लेकिन यहां पे इन्होंने कहा कि पहले इनका स्टेटस क्या करो, नॉर्मल कंपनी से क्या बनाओ, इसको जो है वो सेक्शन 25 से क्या बनाओ, नॉर्मल प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनाओ, ताकि इनको जो जो एग्जम्पशन मिले वे सब बंद करें। क्योंकि इन्होंने कहा था कि हम तो जो है वो प्रमोट कर रहे हैं ट्रेड को, प्रमोट करना, प्रॉफिट नहीं कमाना तो दूर का बात है, उससे भी एक लेवल आगे चले गए और क्या कर लिया, स्कैम कर लिया, घोटाला कर लिया। दूसरा कहा कि ये तीनों पोजीशन में बैठे हैं इसीलिए चीज भी इन तक ही पहुंचता है, खरीदने का काम भी खुद करते हैं और उससे रिलेटेड जो अमेंडमेंट लाना उसमें वोटिंग भी इन्हीं के पास है। कहा कि ये तीन अलग अलग लोग करो ताकि किसी को भी तो ध्यान जाए कि ऐसा बदलाव क्यों चाहते हैं, मेंबर को तुरंत ध्यान जाएगा। एक ही कंपनी के शेयर्स इतने ज्यादा खरीदे जा रहे हैं तो ब्रोकर का ध्यान जाएगा कि आखिर ऐसा क्या है, तुरंत वो शोर मचाएगा कि पता है कहीं पे भी इस तरह का जो है वो आ रहा है, ज्यादातर लोग इस कंपनी के शेयर को खरीद रहे हैं, ऐसे ही तो मार्केट में प्राइस बढ़ जाता है, हाइक आता है, कम से कम रेगुलेटरी बॉडी का ध्यान तो जाएगा। अभी अगर आप इस तरह का न्यूज सुनते होंगे, IIFL के ऊपर सेबी ने 2 साल का बैन लगा दिया है, कल ही लगाया है, और कहा कि इसमें ट्रेड नहीं होगा क्योंकि वहां पे उनको अनफेयर जैसा ट्रेड दिखा। उन्होंने बोला कि मैं बैठ करके इंतजार नहीं करूंगा कि पहले क्या हो जाए, स्कैम हो जाए, उसके बाद कमेटी बैठे और तब मैं करूं। मुझे प्राइमा फेसी ऐसा दिख गया, मैं इनके ट्रेड को और इनके सारे ब्रोकर को 2 साल के लिए सस्पेंड कर रहा हूं। अब देखिए, ये सेबी में कहिए तो कुछ ऐसा बंदा बैठा है, या तो मेरे में उसकी आत्मा है या मेरी आत्मा उसमें गई है। यही चीज होना चाहिए। बैठ के इंतजार मत कीजिए कि पहले एक बार फेल होते हैं और उसके बाद जो है वो ठीक से पढ़ना शुरू करेंगे। हम जो है क्या पहले अलर्ट हो जाएंगे तो कोई बुरा है? एक बार गिर करके ही संभले, 6 महीने बर्बाद करके ही आंखें खुले? कहा नहीं। और मैं भी जो है आपको फिर उस समय याद दिलाऊं कि हो गया ना तसल्ली, कर लिया ना तसल्ली, आ गया ना रिजल्ट, अब मेरी बात सुनेंगे? तो इसकी जगह मैं भी अपने तरफ से क्या एफर्ट लगा दूं? बीच बीच में यही जो बोलता रहता, वो इसीलिए बोलता हूं कि यही चीज उस समय की जगह अभी अगर हम लोग बोले तो 6 महीने बचा सकते हैं या नहीं बचा सकते हैं। तो यहां पे इन्होंने कहा कि भाई अब तो ये घटना हो गई, घटना हो गई तो बोला तीनों को क्या करो, अलग अलग कैटेगरी में करो, और अलग अलग कैटेगरी में कर दिया और बोला कि नाउ स्टॉक एक्सचेंज इज व्हाट, डीम्यूचुअल स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज कॉल्ड डीम्यूचुअलाइजेशन। और इनकॉर्पोरेटाइजेशन का मतलब कन्वर्टिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज फ्रॉम नॉन प्रॉफिट कंपनी टू प्रॉफिट मेकिंग कंपनी कह दीजिए, क्योंकि अब सेक्शन उस समय 25 था, इस समय सेक्शन क्या है, 8। सेक्शन 8 आने के बाद कोई जो है वो आपका म्यूचुअल था ही नहीं, सब क्या हो गया था तब तक, डीम्यूचुअल हो गया था। मैंने तो इसलिए लिख दिया कि आप इसको कोरिलेट कर सके सेक्शन 25 को किससे, सेक्शन 8 से। यानी कि जब उस समय कंपनीज एक्ट 1956 ही चल रहा था, तभी सारी दुर्घटना हुई, तो हमने बोला कि कन्वर्ट करो, तो उस समय सेक्शन का नाम क्या था, 25। लेकिन बात तो वही था कि नॉन प्रॉफिट मेकिंग से किसमें लेकर के आ जाओ इनको, नॉर्मल प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में आ जाओ। और प्रोहिबिशन ऑफ सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन को और क्या कर दिया, क्या पहले नहीं था, था, हिला डुला सा प्रोविजन था, टाइट कर दिया सारे प्रोविजन को और कहा अगर पकड़े गए तो ज्यादा नहीं 25 करोड़ तक का जो है वो क्या लगेगा, फाइन, या 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट विच एवर इज हायर। और साथ साथ आपको निराश नहीं करेंगे, फ्री लंच, फ्री डिनर, फ्री एकोमोडेशन, कितने साल का, और ये दोनों भी मिल सकता है। और भी चीज डेजर्ट के रूप में और भी स्वीट डिश भी देंगे। अगर उससे कोई प्रॉपर्टी खड़ा किया तो उस प्रॉपर्टी को भी क्या कर लेंगे, सीज कर लेंगे। कहा ठीक है। अब इन चीजों के बाद हम लोगों को जो है वो इनके एक एक एस्पेक्ट को जानना है। और कौन कौन सा एस्पेक्ट है, हमें पढ़ना है लिस्टिंग, हमें पढ़ना है डिलिस्टिंग, और हमें पढ़ना है, अगर ये 3 पढ़ लिया तो हमारा स्टॉक एक्सचेंज सेगमेंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन देखिए अब ये 3 चीज कैसे चलेगा, 5-6 चैप्टर इसमें हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे। चलिए, मैंने आपको पहले ही कहा था 2 राउंड में करेंगे। पहले पीपीटी राउंड में जो है वो पूरे के पूरे कहानी में, जैसे प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन खत्म नहीं हुआ है, तकरीबन जो है ये 2 घंटा लगाएगा जब इसको पढ़ाना शुरू करूंगा, 1.5 से 2 घंटे। अभी बस इसके कहानी को जोड़ दिया है, लेकिन अभी इसके बाकी बात को बोलूंगा तो आपको ज्यादा मजा नहीं आएगा। अब बोलेगा सर मजा तो हमें कभी भी नहीं आता है पढ़ने में, लेकिन जो है वो बिल्कुल नहीं आएगा, या जो है आप कुछ लुटाना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए पहले हम लोग कहानी को चलने देते हैं, और उसके बाद जब हम पूरे तरह से समझ जाएंगे चीजों को, तब कोई भी एक टॉपिक जो कहानी का पार्ट नहीं होगा उसको क्या करते जाएंगे, समझते चले जाएंगे। चलिए, तो अब यहां तक का सफर पिछले एपिसोड में तय कर लिया, यहां से आगे बढ़ना है। जल्दी बताइए, यहां तक में कोई गिला शिकवा दुख दर्द,
पक्का? बढ़े आगे? चलिए, अब हम लोग यहां पे बात करते हैं लिस्टिंग की। लिस्टिंग की बात करते हैं, उसके लिए भूल जाइए यहां पे कुछ लिखा हुआ है, नहीं भूलिएगा तो ये लीजिए। अब जो है मुझे एक बात बताइए, कंपनी को लिस्ट होना है, और कंपनी जो है वो लिस्ट क्यों होती है? एकदम बेसिक और साफ जवाब दीजिएगा। ताकि उसके शेयर्स लिस्ट इसलिए होती ताकि वो लोगों को दिखे और उसकी क्या हो सके, और इसीलिए क्योंकि सेबी ने बोला तुम्हें क्या करना पड़ेगा, और वो लिस्ट इसीलिए होने के लिए जा रहे क्योंकि सेबी ने बोला कि अगर लोगों के बीच में जाकर के शेयर इशू करना है, पब्लिक से पैसे लेने हैं, तो क्या करने पड़ेंगे? इसका मतलब पब्लिक के बीच में शेयर इशू करेंगे। जो चीज मैंने बोला प्राइमरी मार्केट में जब जब आपको पैसे की जरूरत होगी किस मार्केट में जाएंगे, और जितने बार प्राइमरी मार्केट में जितने शेयर इशू करेंगे उतने को क्या करेंगे सेकेंडरी मार्केट में। अभी 1 करोड़ शेयर इशू किया, 10 करोड़ रुपए आ गए, उसको लिस्ट कर दिया। कल को और आपको पैसे की जरूरत हुई, 100 करोड़ रुपए की जरूरत हुई, 10 करोड़ शेयर इशू किया 10-10 रुपए वाले, तो 10 करोड़ और हो गए। तो पहले 1 करोड़ लिस्ट था, अभी 10 करोड़ को करेंगे या इसको लिस्ट करने की जरूरत नहीं है? करना पड़ेगा, तो ये 10 करोड़ और होगा। टोटल कितने लिस्ट हो गए? 11 करोड़। इसका मतलब देख रहे हैं पहले इशू कर रहे तब ना वो शेयर लिस्ट हो रहा है। तो अब मुझे बताइए कि अगर हमें शेयर इशू करना है तो ऐसे केस में पहले शेयर इशू करें या पहले उसे लिस्ट करें? ठीक है, पहले उसे इशू करेंगे, फिर उसे क्या करेंगे? अब शेयर जब इशू करते हैं तो ऑफर डॉक्यूमेंट देते हैं, और उस ऑफर डॉक्यूमेंट को पढ़ के ही पब्लिक डिसीजन लेती है। और सेबी ने कहा कि मैं ये नहीं बताऊंगा कि कहां पैसे लगाने और कहां पैसे नहीं लगाने हैं, मैं बस ये बताऊंगा कि इस इंस्ट्रूमेंट का, इस कंपनी का ये जो है वो इतिहास, ये भूगोल है, आप इसे देखो। अब आप जानो कि इसमें रिस्क ज्यादा है क्योंकि लिखा हुआ है कि हमारे मैनेजमेंट नालायक है। अब आपका काम है कि उसमें आपको पैसे लगाना है या नहीं लगाना। आप कहते हैं नहीं, अभी तक कंपनी का अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था लेकिन आगे अच्छा हो सकता है। बहुत सारे बच्चे, कुछ बच्चे नालायक, कुछ बच्चे जो पहले नालायक वो आगे थोड़ा अच्छा हो सकते हैं, लेकिन याद कीजिएगा मैंने बोला कुछ बच्चे। मेजॉरिटी ऑफ बच्चे जो पहले अच्छे रहते हैं वो उनमें से कुछ ही बच्चे आगे चल के नालायक निकलते हैं। अब देखिए दोनों में कुछ और मेजॉरिटी का मतलब देख लिया। इसका मतलब एक्सेप्शन हर जगह है। जो पहले काबिल नहीं है वो आगे जाकर के अच्छे हो सकते हैं, जो अभी जो है वो अच्छे हैं वो आगे उनमें से कुछ लोग खराब हो सकते हैं। लेकिन ज्यादातर क्या रहता है कि जो शुरू से अच्छे हैं आगे भी क्या करते रहेंगे, अच्छा परफॉर्म करता रहेंगे। और मैं ही नहीं, इस बात को सारी दुनिया मानती है, तभी मार्कशीट, रिजल्ट और परफॉर्मेंस के लिए परफॉर्मेंस कार्ड के बेसिस पे आपको क्या किया जाता है, इंटरव्यू में कॉल किया जाता है। आप बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि अब मैं सुधर गया, अब मैं बहुत अच्छा हो गया, अब मैं बहुत अच्छा पढ़ रहा हूं। वो बोलेंगे दिखाना जरा रिजल्ट। अच्छा, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 0, इसमें इतने, इसमें इतने। अब मुझे बताइए क्या उसके पास कोई और तरीका है बिलीव करने का? नहीं। अब आपको कम से कम एक ऐसा जो है वो रिजल्ट देना पड़ेगा जिससे क्या हो सके, ये साबित हो सके कि आपने अपना परफॉर्मेंस अच्छा कर लिया है। यही चीज आपका जो है वो 10th 12th मार्कशीट देखते हैं या नहीं देखते हैं, और उसके बेसिस पे इंटरव्यू में आपको जज करते हैं, उसी बेसिस पे आपको क्या करते हैं, कॉल करते हैं। तो यहां पे इन्होंने कहा कि अगर हम जो है वो किसी भी जो है वो कंपनी का सारा इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा दे रहे हैं, किस फॉर्म में, ऑफर डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, आप उसको पढ़िए, आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो कीजिए। और कहा कि ऑफर डॉक्यूमेंट में उन सारे बातों को मेंशन करना चाहिए जिसके बेसिस पे लोग डिसीजन ले सके कि उन्हें इस शेयर में पैसे लगाने हैं या नहीं लगाने हैं। और क्या क्या मेंशन रहेगा वो आपको बताऊंगा। कंपनीज एक्ट आपने पढ़ा होगा, सेक्शन 26 पढ़ा होगा, उसमें भी लिखा हुआ है कि प्रोस्पेक्टस में किन किन बातों को जो है वो क्या किया जाता है, लिखा जाता है। मैं भी आपको बताऊंगा जब आपको पढ़ाना शुरू करूंगा सेबी ICDR रेगुलेशन, तो ऑफर डॉक्यूमेंट में 8 तरह के ऑफर डॉक्यूमेंट जो ऑलरेडी आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा, थोड़ा सा उसके बारे में और भी बताऊंगा। कहा कि फिलहाल इतनी बात तो समझ में आ गई कि ऑफर डॉक्यूमेंट में हर चीज लिखा रहता है और वही एक ऐसा चीज है जिसको पढ़ करके हम डिसीजन लेंगे। तो मुझे बताइए, अगर कोई कंपनी NSE BSE दोनों में लिस्ट हो रही है और कोई कंपनी सिर्फ NSE में लिस्ट हो रही है, कोई कंपनी NSE BSE कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, मगध स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो रही है, तो इन बेसिस पे आपका ओपिनियन डिटरमाइन होगा या नहीं होगा? होगा।
हो सकता है सिर्फ एनएससी में लिस्ट हो रही हो तो आप बोले छोड़ो ना, एनएससी में सिर्फ लिस्ट हो रही है, और अगर कहीं मुझे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वाला जो है ब्रोकर मिला, एनएससी का ब्रोकर मिला ही नहीं, तो मैं कहां बेच पाऊंगा इसे? खरीद तो लूंगा, लेकिन बेचते वक्त रेस्ट्रिक्शन हो गया या नहीं हो गया? तो हो सकता है आपका ये क्राइटेरिया रहे। तो ये क्राइटेरिया आप कैसे समझेंगे? जब ऑफर डॉक्यूमेंट में लिखा रहेगा तभी ना। आप ही ने तो बोला कि पहले इशू करो फिर उसको लिस्ट करो, और ऑफर डॉक्यूमेंट इशू होने के बाद देते हैं या पहले देते हैं? तभी तो लोग तय करेंगे कि मुझे इस कंपनी में पैसे लगाने हैं या। अब सॉल्यूशन बताइए, यहां तो हम फंस गए, पहले मुर्गी या पहले अंडा? तो भाई अंडा पहले, तो अंडा आया कहां से? मुर्गी तो मुर्गी कहां से आई? नहीं, कुछ ऐसा ही चीज हो गया। तो ठीक ऐसे ही अब जब ऐसा सिचुएशन आ गया तो इसमें कहा गया कि हम लोग इसमें किडनैपर वाला अप्रोच अपनाएंगे। कहा क्या सर, सुबह सुबह जो है वो स्कैम कर दिया, अब किडनैपिंग कर रहे हैं, घोटाले कर दिए, सब्जेक्ट ही ऐसा है, मारधाड़ एक्शन से भरपूर है। अब यहां पे कह रहे हैं कि किडनैपिंग वाला चीज का मतलब आप देखते होंगे, किडनैपर अगर किसी को क्या किया, किडनैप किया, तो कहते हैं लाल काले पहाड़ी के नीचे लाल रुमाल बांध करके व्हाइट सूटकेस में 2 करोड़ रुपए लेकर के आना। और उसके बाद जब आता है तो इधर वो खड़ा और इधर किडनैपर लेकर के खड़ा है जिसको किडनैप किया था। तो बोलते पहले पैसे दे और ले जा जनता को। नहीं, 2 कदम तुम भी चलो, 2 कदम हम भी। ठक ठक, फिर उधर से 2 कदम क्या हो रहे हैं, ठक ठक, फिर जो है वो नजदीक आए, इसको दिया और लेकर के गए। ठीक ऐसे ही यहां पे कहा कि क्या करे, अगर इशू करने से पहले अगर लिस्ट कर देंगे तो जो चीज अभी तक इशू ही नहीं हुआ वो लिस्ट कैसे हो गया? जो चीज मैन्युफैक्चर ही नहीं हुआ वो शोरूम में पहुंच कैसे गया? और कहा कि अगर ये बताएंगे नहीं कि किस जगह हम इसको लिस्ट कर रहे हैं तो लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? तब तो कभी इशू ही नहीं हो पाएगा। तो इन्होंने बीच का रास्ता अपनाया, और मैंने आपको बहुत बार बोला है कि इंडिया हमेशा मध्य मार्ग, मिडिल वे अपनाता रहा है, और यही बेसिकली समझदारी का रास्ता रहता है। ना ज्यादा जो है वो शोर शराबा कीजिए और ना ज्यादा दबे कुचले से रहिए, बीच बीच में रहिए, आराम से निकल जाइएगा। ज्यादा शोर शराबा कीजिएगा तो फायदा कुछ नहीं होना है, लाइमलाइट में आइएगा और सिर्फ जो है वो कहिए कि लॉस ही झेलना पड़ता है। एकदम बिल्कुल जो है वो इग्नोर्ड रहिएगा तो कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए जो है वो बीच बीच वाले पाथ को क्या कीजिए, अडॉप्ट कीजिए। तो ऐसे ही इन्होंने भी कहा, इन्होंने कहा कि क्यों ना हम इनको इनिशियल परमिशन दे देते हैं कि हाँ, हम आपको कह रहे हैं कि आपके शेयर्स, आपकी कंपनी अगर सारे कंप्लायंस को फुलफिल कर लेगी तब हम आपको लिस्ट करेंगे, लेकिन अभी प्राइमा फेसिया हम आपको इनिशियल परमिशन देते हैं कि आप ऑफर डॉक्यूमेंट में ये लिख सको कि हम फलाने फलाने जगह अपने आप को क्या करने वाले हैं, लिस्ट करने वाले। तो आप कहेगा सर इसमें परमिशन की क्या जरूरत है, ऐसे ही लिख देंगे। कहा नहीं, अगर ऐसे ही अगर आप लिख देते तब तो सारे लोग ऐसे ही सारे स्टॉक एक्सचेंज का नाम लिख देंगे और बाद में बोलेंगे कि हमारा मूड बदल गया जब इशू हो गए कि हम अब 2 ही जगह पे लिस्ट करेंगे। पॉसिबल? इसीलिए कहा कि रेगुलेटरी बॉडी के पास कि जिन जिन जगहों का परमिशन मिल गया उन जगहों पे आपको लिस्ट करना ही पड़ेगा। हाँ, अगर वहां से कुछ डिनायल आ गया तो अलग बात है। तो यहां पे इन्होंने क्या कहा, यहां पे इन्होंने बेसिकली कहा कि अगर आप अपने आप को लिस्ट करना चाहते हैं तो एक काम कीजिए, पहले जो है वो आप एप्लीकेशन दीजिए, और एप्लीकेशन जो है वो सेबी को दीजिए। जरा सोचिए, हम लिस्ट कहां करेंगे? स्टॉक एक्सचेंज। एप्लीकेशन देना चाहिए स्टॉक एक्सचेंज को। बोला कि क्यों स्टॉक एक्सचेंज को नहीं देकर के सेबी को? क्योंकि सोचिए जरा, ऐसा ही मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था, रुकिएगा जरा। यहां पे कंपनी का मॉनेटरी कंसर्न है, कंपनी को फायदा होगा, पैसा मिलेगा। जितने भी कंपनीज को अपने पास क्या करेंगे, लिस्ट करेंगे, उतना ज्यादा उनके पास क्या आएगा, पैसा आएगा। जब भी आपका मॉनेटरी कंसर्न है तो हो सकता है कि शायद कुछ कंप्लायंस फुलफिल ना भी करे। कौन? कंपनी। तो भी जो स्टॉक एक्सचेंज उनको परमिशन दे दे, क्योंकि उन्हें क्या मिलना है, पैसे मिलना है। लेकिन सेबी को तो पैसे नहीं मिलते हैं, सेबी तो इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए, इसलिए कहा सेबी को बीच में लाओ। कहा कि सेबी को बीच में लाओ, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज पे ही तो लिस्ट होते हैं, तो उनका कुछ सुने या ना सुने? कहा नहीं, उनका भी सुनना चाहिए। कहा क्यों सुनना चाहिए? कहा कि अगर वो नालायक हैं और उस स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो लिस्ट हो गए और कल के डेट में फ्रॉड कर लिया, IIFL वगैरह का है, स्टॉक एक्सचेंज की भी बदनामी होगी कि नहीं? आपकी क्या निगरानी थी जिसके बाद भी कंपनी ने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस वगैरह कर दिया? कि कहीं ना कहीं देखिए, माँ बाप की गलती नहीं होती है, लेकिन माँ बाप भी बदनाम होते हैं या नहीं बच्चे के शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम से?
आप यहां से निकल करके बाहर जाएंगे, उचक्की की तरह करेंगे, साफ बोला जाएगा किस इंस्टीट्यूट का बच्चा है, तो इस इंस्टीट्यूट का बच्चा है। इंस्टीट्यूट का तो हो गया नाम, किया आपने, बदनाम कोई और भी हो रहा है। तो कहा कि कंसर्न है या नहीं है, तो कंसर्न है, इसीलिए हम आपको कहते हैं कि आप यहां से जाइए, उसके बाद आप धूम मचा दे, 1 2 3 4, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां से जो है आप आगे चले जाइए, उसके बाद जैसे धूम मचाना है वैसे धूम मचाइए। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कंसर्न आएगा स्टॉक एक्सचेंज का भी। तो कहा गया कि स्टॉक एक्सचेंज की भी बात हमें सुननी चाहिए कि इस कंपनी को वो अपने पास लिस्ट करना चाहते हैं या नहीं। फिर और भी बात सुनिए, एनएससी बीएससी दो ही तो स्टॉक एक्सचेंज है। अगर मान लीजिए इन लोगों ने परमिशन ही नहीं दिया तो हमारे कंपनीज के शेयर कभी इशू होंगे क्या? हम कभी फंड रेज कर पाएंगे? हमारा इकोनॉमी डेवलप होगा? तो कहा गया इनकी मोनोपोली भी नहीं चलनी चाहिए। अगर ये परमिशन नहीं देंगे तो ऐसे केस में बताएंगे कि क्या वजह है जिसके कारण ये परमिशन या ये नहीं चाहते हैं कि इनके पास क्या हो, ये लिस्टेड हो। और अपील वगैरह की गुंजाइश है? कहा सारी गुंजाइश है। तो देखिए दोनों तरह की चीजों को हमें फुलफिल करना है। एक तरफ ये भी देखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि पैसे के लालच में एरा गेरा नत्थु खेरा किसी भी कंपनी को क्या कर दे, लिस्ट कर दे। और दूसरा ये भी ना हो कि स्टॉक एक्सचेंज अपने आप को ज्यादा बड़ा चौधरी समझने लगे। तो कहा इन दोनों चीजों को मानते हुए हमने कहा कि पूछेंगे इनसे भी, लेकिन परमिशन किसके थ्रू आएगा? सेबी, दोनों के थ्रू। इधर से जाएगा लेकिन फाइनल परमिशन कौन देगा? सेबी देगा। क्लियर है ये बात? अब ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट, बोलना नहीं है, ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट, एक ऐसा ही सिचुएशन हमने पहले भी फेस किया है। आपको बताना है कि वो सिचुएशन कौन सा है और क्या था उस सिचुएशन में। पूछते रहिए, जिनको याद आ जाए बस हाथ उठाइए। बस इधर से 3 आप हाथ उठा रहे, सोच रहे हैं, भूमिका सोच रहे हैं। सोचिए, जरूरी है ये सोचना, अभी अभी पढ़ाया है। और ज्यादा बोलिएगा ना, पता है, तो आपके दिमाग में जो चीज है वो ज्यादा गायब होता है। ज्यादा मतलब बाद में, क्लास में नहीं। मैं पढ़ा रहा हूं, पूछ रहा हूं तब नहीं, पहले। अब देखिए सर आप बोलना उलना सब बंद करा दोगे। मैंने कब बोला बंद करने? मैंने तो इन्फॉर्मेशन दिया। मानना ना मानना क्या है, आपका काम है। एक बार और इधर वाले हाथ एक बार उठा दीजिए ताकि मैं एक बार दोबारा देख लूं। ठीक है, इधर। हाँ जी मिश्रा जी, कुछ बोला था मैंने? हाँ, इतना बड़ा था। मैंने यहां जो बोला कि परमिशन पहले जो है वो सेबी के पास जा रहा है, लेकिन सलाह और जाएगा किसके थ्रू? स्टॉक एक्सचेंज के जरिए, ताकि ऐसा ना हो कि स्टॉक एक्सचेंज पैसे के लालच में सारे कंपनी को जो है वो लिस्ट कर दे। इसके लिए कहा गया कि चैनल कौन रहेगा? सेबी, ताकि गड़बड़ ना हो। ऐसा ही कॉन्सेप्ट एक बताया था। आते रोहित जी, मानसी, क्या ठीक कह रहे? क्या उसमें क्या था? सही पहुंचे हैं, जगह तो सही पहुंचे हैं, लेकिन पहले ही जो है वो हिम्मत हार के पीछे बैठ जाइएगा तो कैसे होगा? पीछे बैठने का मतलब कि नहीं भाई हमसे नहीं होगा। याद की डिपोजिटरी में ही था, लेकिन क्या था? मुक्का ना मारू मैं। हाँ बिल्कुल, सिंपल सा चीज है। तो देखिए 8-10 लोग हाथ उठाए थे, इसका मतलब है इनके कानों में तो मैं नहीं बोला होगा, इतना तो विश्वास करेंगे, यहीं पे खड़ा होके बोला होगा। अब आपको रिकॉल करते वक्त, रिवाइज करते वक्त मैंने बार बार रिक्वेस्ट किया, रटिए मत। आप रटिएगा, रटने के लिए कुछ जगह है, मजबूरी है, कोई स्कीम है गवर्नमेंट का, क्या करेंगे, मजबूरी है, स्कीम का नाम और उसमें क्या चीज है वो रटना पड़ेगा। लेकिन अगर सब कुछ रटेंगे तो जिन चीजों को रटे बिना काम नहीं हो सकता उसके लिए स्पेस कहां रहेगा? तो ये तो समझने वाली चीज है। तो हमने पढ़ा था कि अगर कोई डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट बनता है तो किसका पार्टिसिपेंट बनता है? वहां भी 2 ही डिपोजिटरी थे, कौन कौन? एनएसडीएल और सीडीएसएल। जब 2 ही थे तो फिर वो भी मोनोपोली करते कि जा मैं तुझे अपना डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। और जब वो उसे अपना डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट बनाते थे तो क्या होता था? कहा कि जब अपना डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट बनाते थे तो बदले में डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट उनको क्या देते थे? पैसे। मॉनेटरी कंसर्न था ना, तो इसीलिए बोला कि आपकी बात तो सुनेंगे। क्यों आपकी बात सुनेंगे? क्योंकि आपका भी कंसर्न इन्वॉल्व है, आप उसके लिए अकाउंटेबल होते हैं। लेकिन पूछने का काम किस पे दे दिया?
कि लाइसेंस किससे लेंगे, सेबी से। देखिए एक चीज याद रखने पे मैं तो इसलिए हमेशा कोशिश करता हूं कि थोड़ा लॉजिक जिस जगह नहीं भी हो सकता है समझा करके, कि यहां भी हम उस बात को समझ सके। और यहां भी क्या बोला, कंपनी शैल मेक एप्लीकेशन फॉर एलपीटीएल टू किसको, सेबी। सेबी के पास जाना है और सेबी के डिपार्टमेंट का नाम है सेंट्रल लिस्टिंग अथॉरिटीज, जो इस काम को देखते हैं। ये छोटा सा इंस्टीट्यूट, तब आप यहाँ पे जो है वो देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट, एक एकेडमिक हो गया जहां हम लोग हो गए, एक टेक्निकल डिपार्टमेंट हो गया, एक एडमिन हो गया, एक हाउसकीपिंग हो गया, अलग अलग लोग बने हुए हैं ना, ताकि अगर किस एरिया में काम है वहां जा सके। वैसे ही सेबी के भीतर लिस्टिंग को देखने के लिए जो डिपार्टमेंट है उसका नाम क्या है, सेंट्रल लिस्टिंग अथॉरिटी। सेबी भी आप बोलेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर सीएलए और ब्रैकेट में सेबी बोलेंगे तो मोगैम्बो खुश हुआ, मतलब मार्क्स में अंतर आएगा या नहीं, इंटरव्यू में भी वेटेज आएगा या नहीं, इसीलिए मैंने लिख दिया। नहीं याद रहेगा तो सीएलए के जगह डीएलए नहीं लिख देंगे, बेटर सीएलए छोड़ दीजिए, सिर्फ क्या लिखिए, सेबी लिखिए। तो कंपनी शैल मेक एप्लीकेशन टू सेबी, और सेबी के किस डिपार्टमेंट को, सेंट्रल लिस्टिंग। एक दो बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा इसलिए लिख दिया। और सीएलए बोलने की जगह हमेशा कोशिश किया कि ये पूरा नाम बोलने का, खास करके उस जगह पे जिसमें दिक्कत हो। अपने दो चार बार बोलेंगे तो क्या होगा, याद रह जाएगा। तो हम एप्लीकेशन देंगे सेंट्रल लिस्टिंग अथॉरिटी को, दे दिया एप्लीकेशन। इनके पास जो है वो समय है कितने दिनों का, 30 दिन का। ये नहीं कि ये भी चौधरी बन करके आया है तो बताते हैं सोचते हैं, नहीं। यहां पे जिस परमिशन के लिए आए हैं उसका नाम क्या है, एलपीटीएल। मैंने नहीं रखा, पूरा नाम है लेटर प्रेसिडेंट टू लिस्टिंग। क्या नाम है, देखिए लिखने के लिए सबको मैं उतना ही टाइम दूंगा, आपको भी पता है जब तक अंतिम बच्चा नहीं लिखेगा क्या मैं आगे जाऊंगा। तो कोशिश कीजिए पूरा समझने का। और बार बार जब ऐसा कहता हूं तो इसके पीछे वजह है, क्योंकि आपकी समझदारी का लेवल मुझे पता है, बाकियों का भी पता है। तो होता क्या है कि एक साथ मल्टीपल काम करने में हम थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसीलिए मैं आपको समय दे देता हूं। जिस जगह मुझे लगता है नहीं है जो, तो उस जगह सीधे नोट्स दे देता हूं या नहीं, नोट्स इसके भी देता हूं, लेकिन कब देता हूं, पढ़ाने के बाद, क्योंकि मुझे पता है कि किस जगह आपको कैसे करके चलना है। तो थोड़ा वो चीज हम लोगों के ऊपर छोड़ दीजिए, आप बस उसी तरह से चलते चले जाइए और देखिए रिजल्ट होता है या नहीं। तो मैंने यहां पे कहा कि पहला स्टेप है कि हम एप्लीकेशन देंगे। आपको भी पता है कि ये एप्लीकेशन अभी लिस्टिंग का नहीं है, इनिशियल लेवल का है। तो अगर इसको हम कह देते प्रिलिमिनरी, इनिशियल या फर्स्ट लेवल तो थोड़ा आसान होता। तो जब चीज थोड़ा आसान होता तो लॉ मेकर को मजा थोड़ा ना आता, वो बिल्कुल मेरे तरह है। आप अगर कंफर्टेबल जोन में, मुझे मजा नहीं आएगा। जब तक आप जो है वो लगातार लगे नहीं रहेंगे पढ़ाई में, तब तक जो है वो हमें सुकून नहीं मिलेगा। अगर हमें पता चला कि अरे बच्चा ऐस कर रहा है क्योंकि लगातार 2 क्लासेस नहीं है, यकीन मानिए मैं घर वालों को बोलूंगा कि मैं रात में ना आऊंगा क्योंकि जो है वो इनका जो है वो कल कोई क्लास नहीं है। अब आप कहिए सर इतने दुष्टता क्यों, दुष्टता नहीं, मत दीजिए माइंड को रिलैक्स। ये कमबख्त इतना बदतमीज है कि इसको जैसी आदत दीजिएगा ना वैसा होगा। ये 10 दिन बस जो है वो पार्टी वगैरह में चले जाए, मतलब बिल्कुल छुट्टी करके, और आप जो है वो चले जाइए जैसे शादी वगैरह फंक्शन वगैरह, मजबूरी है, बहन की शादी, बुआ की शादी, ऐसा कुछ है तो लगातार 10 दिन तक पढ़ाई वगैरह से नाता खत्म। 11वें दिन यकीन मानिए हिम्मत नहीं हो रहा होगा कि किस मोड़ से शुरू करे हम ये जिंदगी। हर शख्स यहां अजीब था, हर शख्स थे अजनबी, जो देख रहे वही लग रहा है टैक्स। क्या हुआ था इसमें, जीआईजीएम क्लास में आज जाएंगे, पता नहीं कौन सा चीज पूछेंगे, कैसे जलील करेंगे, नहीं मतलब अजीब अजीब तरह के ख्याल, क्योंकि हिम्मत नहीं हो रहा होगा, चीज छूटता है। तो यही हमारा माइंड है, अपने माइंड को नहीं समझा, खुद को नहीं समझा तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। मेरी बिटिया समर वेकेशन, मजाल है एक दिन भी बिना बताए, आप देखिएगा, अगर आपके मतलब बता के तो नहीं कॉल करूंगा, स्पीकर पे रख दूंगा और देखिएगा, सिर्फ पूछूंगा क्या क्या बनाई हो। पहला कन्वर्सेशन हर दिन होता है, जब मैं नीचे जाता हूँ लैंडलाइन से फोन करता हूँ, क्या क्या हो गया बेटा, कब से, जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से लंच के बीच में। फिर जैसे ही क्लास खत्म होगी मेट्रो पे बैठते ही पूछूंगा अब कितना हो गया, क्योंकि फिर मुझे 2 घंटे लगेंगे, कुछ और काम रहा तो 2.5 घंटे, और वो 2.5 घंटे का रिपोर्ट पहुंच करके लूंगा कि कितना चैप्टर हुआ, एमटीपी कितना कई बना, लॉजिकल रीजनिंग कितना हुआ है, मैथ का कौन सा बुक बना है। जब आप सुनिएगा ना तो आपको थोड़ी दया आ जाएगी, जब उधर से बच्चा बोलेगा बना लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये वाला भी कर लिया, ये वाला ये नहीं किया, मम्मा बैठा दी अपना सब्जेक्ट लेकर के, दोनों का सब्जेक्ट बटा हुआ है, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो मम्मा बोली कि पापा का ही सब्जेक्ट पढ़ोगी तो मेरे सब्जेक्ट का क्या होगा, तो इंग्लिश पढ़ाने लगी, साइंस पढ़ाने लगी।
मेरा जो है वो रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर ये सब है, तो वो मुझे नहीं पता, मेरा पैसे तरूंगा, मैं भी तो बच्चा हूं, वो लेके बैठ जाएगी तो आता पैसे, वो बेचारी उसी चीज में जूझ रही होती। लेकिन ऐसा इसीलिए किया जाता है, खेलने का भी टाइम है, सब कुछ किया हुआ, जो मांगे सब कुछ लीजिए, स्विमिंग पूल तो घर में लीजिए, झूला तो घर में लीजिए, जो चाहिए सब लीजिए, लेकिन मेरा काम मुझे क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अब अगर ऐसा नहीं करूंगा तो आप देखिएगा गर्मी छुट्टी के बाद अगले दिन जो है वो बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वो जो है वो जाना नहीं चाहते, क्योंकि ऐस करते करते जो है वो 30 दिन में जो इतने नालायक हो गए हैं कि अब वो सोचते हैं कि जाएंगे, और अंतिम के जो है वो 5 दिनों में उनका क्या बन रहा होता है, होमवर्क। और यहाँ पे जो है वो पहले तो इसी हमेशा लास्ट ये है तो ये है, ये आज नहीं, बस आज नहीं जाते तो आज बना लेंगे। 40 दिन की छुट्टी उसमें नहीं हुआ, अब एक दिन और अगर नहीं जाएंगे तो सारा होमवर्क क्या कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। तो हम इसीलिए माइंड को रिलैक्स नहीं, मैं खुद एक भी क्लास आपका क्यों नहीं छोड़ता, मतलब नहीं अगर आ रहा हूं तो समझ जाएगा कुछ बहुत महान है, तभी जो है वो नहीं आना रहेगा। क्यों नहीं, क्योंकि अगले दिन मुझे लगेगा कि अरे एक दिन नहीं गए तो पूरे दिन घर में बैठूंगा। लेकिन मानिए एक तो देह दर्द करने लगेगा, शरीर दर्द करने लगेगा, क्योंकि आदत खून पीने की, तो डिश तो वही है। और दूसरा मुझे भी लगेगा कि सुबह से शाम तक बैठे रहे तो अगले दिन थोड़ा क्या लगने लगेगा, थोड़ा आसकत सा लगना शुरू हो जाता है। इसीलिए माइंड को मत होने दीजिए रिलैक्स। तो पहला चीज हमने यहां पे कहा कि इसका नाम हम क्या रख सकते थे, इनिशियल लेवल, लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं, चैन से नहीं रहने देंगे पढ़ने वाले को। क्या नाम रखा, लेटर प्रेसिडेंट टू लिस्टिंग। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो इन्होंने आसान ही कर दिया है, पूरा का पूरा जो है वो कहिए इस वर्ड ही लिख दिया है, और वो है लेटर, प्रेसिडेंट का मतलब पहले, टू लिस्टिंग, लिस्टिंग से पहले का एक लेटर, एक लेटर वही एप्लीकेशन, तो एलपीटीएल इसका नाम दे दिया है। तो हम एप्लीकेशन दे रहे किस चीज के लिए, लेटर प्रेसिडेंट टू लिस्टिंग के लिए दिया। किसको, सेबी अच्छे से प्राइमरी लेवल पे जांच पड़ताल करेगी, लेकिन कितने दिन के भीतर जो है वो बता देगी, कितने दिन के भीतर, 30। हाँ बोले या ना बोले, लेकिन कन्वे करेगा। ना बोलेगा तो पढ़ाऊंगा आगे कि सेबी के खिलाफ कहां जाएंगे, सिक्योरिटीज एपीलेट ट्रिब्यूनल में कैसे जाएंगे बताऊंगा। लेकिन फिलहाल यहां से अगर हाँ हो गया तो आगे बढ़ेंगे। और अब किसके पास जाएंगे, तो सेबी में प्रोवाइड में इसीलिए लिखा हुआ, उनको ठीक लगा तो देंगे, नहीं ठीक लगा तो नहीं देंगे, इसीलिए सेल नहीं है। लेकिन यहां पे सेल है, और वो है कि 30 डेज के भीतर उन्हें बताना जरूर पड़ेगा कि हमने एलपीटीएल दिया या नहीं दिया। तो रीजन बताएंगे, दे दिया तो बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश। आप कहिएगा कि सर नहीं दिया एलपीटीएल, यहीं पे डायग्राम खत्म हो जाएगा। क्या करे, डायग्राम यहां खत्म करे या आगे पढ़ना मजबूरी है, मजबूरी है। मिल गया हमें एलपीटीएल, बढ़े आगे, कहा ठीक है। कंपनी शैल, फिर शैल है या कंपनी में, अब कंपनी को अप्लाई करना पड़ेगा, किनको, जल्दी बताइए, कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज बोले तो ना, वेरी गुड, ये वर्ड मुझे चाहिए, क्योंकि ये अब नालायकी वाला वर्ड नहीं, क्योंकि अब हम लोग सिक्योरिटीज लॉ थोड़ा पढ़ चुके हैं। कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज का मतलब हर वो स्टॉक एक्सचेंज जहां जहां आप अपने आप को क्या करना चाहते हैं, और जहां जहां के लिए आपको क्या मिल चुका है, क्या मिल चुका है, क्या नाम है उसका, एलपीटीएल। जहां जहां के लिए आपको क्या मिल चुका है, आप जब सेबी को एलपीटीएल दिए होंगे तो लिखे होंगे कि इन सारे स्टॉक एक्सचेंज के लिए क्या चाहिए, और जहां जहां का एलपीटीएल मिला है वहीं पे आगे अप्लाई होगा, अदरवाइज आगे अप्लाई। आपने जो है वो 5 स्टॉक एक्सचेंज के लिए बोला था, मिल गया, आगे आप जाएंगे, आपके लिए कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज यहां पे 5 हो गया, एनएससी, बीएससी, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, मगध स्टॉक एक्सचेंज और दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज। कोई सिर्फ एनएससी के लिए गया था तो उसके लिए कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज क्या होगा, ठीक है। अब आपने यहां पे जो एप्लीकेशन दिया इसका नाम क्या है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल। अगर इसका नाम प्राइमरी अप्रूवल होता, प्रिलिमिनरी अप्रूवल होता, इनिशियल अप्रूवल होता, बिगनर्स अप्रूवल होता तो थोड़ा आसान नहीं होता। क्या नाम रखा, देखिए वो भी कहता है कि जब तक आप तकलीफ में नहीं तब तक मजा नहीं आ रहा है लॉ मेकर को। हम क्या करें, यहां पे मैं मदद नहीं कर सकता, इस इन प्रिंसिपल अप्रूवल को क्या बोलेंगे, इन प्रिंसिपल ही अप्रूवल बोलेंगे। प्यार से इसका नाम जो है गुड्डी, पिंकी, रीमा ये सब नहीं रखे, मतलब जो भी हो, ये सब नाम नॉर्मली थोड़ा था, मेरे भी एक कजन सिस्टर का नाम है, तो ये सब बहुत कॉमन सा नाम है, गुड़िया, पिंकी, बाबू नहीं रखते थे। वो वाला बाबू नहीं, बाबू, सोना, वो वाला नहीं, वो वाला ट्रेडिशनल वाला जो है बाबू, बउआ, ये सब।
तो आजकल तो उन्होंने जो इधर रख करके ट्रेडिशनल वाला भी, लोग जल्दी बोल भी नहीं पाएंगे, नहीं तो छोटे बच्चे को नॉर्मली बउआ बाबू बोल देते हैं, और यहाँ पे तो बाबू, अच्छा इतना छोटा बच्चे को अरे चुप कर, ये सोना भी बोलते थे, नहीं बुलाते थे। अब के समय में तो ये इंटरनेशनल मार्केट ले चुका है। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में कौन सा जो है वो परमिशन के लिए अप्लाई करेंगे, इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए। अब रुकिएगा जरा, ये इन प्रिंसिपल अप्रूवल है या लिस्टिंग परमिशन है? इन प्रिंसिपल। अभी हमने लिस्ट किया है, अभी तो ऑफर डॉक्यूमेंट भी नहीं बने हैं। याद रखिएगा, इसका आधा पार्ट हम लोग यहां कर रहे हैं, और आगे जब मैं आपको आईसीडीआर पढ़ाऊंगा और उसमें प्रोसेस ऑफ प्राइमरी मार्केट जब पढ़ाऊंगा, प्रोसेस ऑफ इशुइंग शेयर, तो वहां भी यहीं से शुरुआत होगी, और पूछूंगा वहां पे कि स्टॉक एक्सचेंज वाले सेगमेंट में कहां तक का हमने कर लिया था, और जब वो पढ़ेंगे तो देखिएगा वहां कहां से शुरुआत करेंगे। ये इन प्रिंसिपल अप्रूवल नाम का वर्ड हमने कहीं पहले जिक्र किया था, और वहां पे आपको कहा था कि याद रखिएगा, स्टॉक एक्सचेंज पढ़ाते वक्त ये आपसे क्या करूंगा, पूछूंगा, और उस समय आपको ये बताना रहेगा। उस समय धमकी दिया था या नहीं? ये नहीं था बिना धमकी दिए हुए पूछ रहा हूं, उस समय बताया था। बताइए मिताली, कौन सा ऑडिट? मानसी, कौन सा ऑडिट? तानिया, कौन सा ऑडिट? एकदम जल्दी बोलना है। मुक्का, मामू नहीं बनाना है मुझे, मैं बहुत समझदार बंदा हूं, मुझे ऑडिट का नाम चाहिए। वो ऑडिट का नाम होगा जब तब तो बाद में आएगा, कहानी खिस्सा बाद में, पहले उस ऑडिट का नाम। और हाथ किनका उठा था? ऑडिट का नाम, ऑडिट का नाम वेरी गुड, कंकरेंट ऑडिट। इंटरनल ऑडिट में भी नहीं, किसमें? एकदम अगर स्पेसिफिक, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, इतने थोड़े से जो है, अगर आपने इंटरनल और कंकरेंट ऑडिट बोला, और यही अगर थोड़ा और मार देते स्पेसिफिक, क्या कंकरेंट, आपको पता है आपने सिर्फ इंटरनल और कंकरेंट ऑडिट बोला, जहां अभी आप 60,000 पर मंथ आपको देने वाले थे, आप लाख रुपए में पहुंच गए। आपके ऐसे इतना का अंतर होता है, तो कैसे क्वेश्चन पे आप आंसर दे रहे वो है, और अगर वही इंटरनल की जगह और क्या बोल देते हैं, सिर्फ कंकरेंट ऑडिट, तो यकीन मानिए आप सीधे लाख से 2 लाख में पहुंच गए। इतना इतना अंतर हो जाता है, क्योंकि शुरू वाले जगह पे बहुत कंपटीशन है, क्योंकि शुरू में तो सब बताते रहेंगे आसान आसान चीज। अब टिपिकल चीज को जो बता रहे वो, देखिए उस समय बोला था ना चीजों को याद रखने के लिए, तो वहां पे हमने ऑलरेडी जो है वो पढ़ा था। हाँ जी, इन प्रिंसिपल अप्रूवल का जिक्र हमने कहा किया था श्रेयांगी, इससे पहले? आप क्या सोचे, आप नहीं रहेंगे तो मैं पूछूंगा नहीं? इन प्रिंसिपल अप्रूवल का इससे पहले भी कहीं जिक्र मैंने किया था, और कहा था कि स्टॉक एक्सचेंज में इसके बारे में बात करेंगे। किस जगह? चलिए, कंकरेंट ऑडिट में हमने इसका क्या किया था। अब मुझे बताइए, कंकरेंट ऑडिट में रुके रहिएगा, इसके अलावा एक और चीज का जिक्र किया था। मेजरली 2 चीजों का जो है हम जिक्र जो कर रहे होते हैं, जो भी कहिए, कंकरेंट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट चलेगा। इंटरनल ऑडिट बेसिकली कहें तो ज्यादा परफेक्ट है, क्योंकि कंकरेंट ऑडिट में हम 2 ही चीज देखते हैं। नहीं, कंकरेंट ऑडिट नहीं, ये कौन सा ऑडिट है? सिर्फ इंटरनल, कंकरेंट नहीं। तो इंटरनल ऑडिट में इसका हमने जिक्र किया था, चाहिए तो आप एक बार पलट के देख लीजिए। अब अगर हम कहें कि कंकरेंट ऑडिट नहीं, अब तो तब ज्यादा देख लीजिएगा, कंकरेंट ऑडिट में किन 2 चीजों का जिक्र किया था? किसका? DIR का, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन रिसीट, DIS, और एक जो हम ओपन कर रहे हैं उसमें कोई नॉन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, फाइन। चलिए, इन प्रिंसिपल अप्रूवल मीन्स बिगनर्स अप्रूवल हमने अप्लाई किया किनको? कंसर्न, गलती से बोलेंगे स्टॉक एक्सचेंज, क्या बोलेंगे? कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज। कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज, TCS के लिए 2 स्टॉक एक्सचेंज हो सकता है, इन्फोसिस के लिए 3 हो सकता है, किसी के लिए 5 हो सकता है या नहीं? ठीक है, हमने अप्लाई किया। यहां पे क्या लिखा हुआ है? अगर इनको ठीक लगा तो इन प्रिंसिपल अप्रूवल क्या करेंगे हमें, और नहीं ठीक लगा तो नहीं देंगे, तो रीजन बताएंगे। वो रीजन हमें सुटेबल लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो हम इसको चैलेंज कर सकते हैं।
बताऊंगा आपको किसको चैलेंज कहां करेंगे, सिक्योरिटी या अपने ट्रिब्यूनल में करते हैं, कितने दिन के भीतर करेंगे, सब बताऊंगा जब वो जगह आएगा, अभी नहीं। चलिए अब हम लोग मान ले कि इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया। अगर इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया तब आप ऑफर डॉक्यूमेंट को इशू कीजिए, किसके बीच में, और यहां से लेकर के जो यहां है इसके बीच में तकरीबन 17 स्टेप्स हैं। कितने स्टेप्स हैं? इतना स्टेप्स है कि मेरा पीपीटी जो है वो बाप बाप करने लगता है कि बचाओ बचाओ, रहम करो, मैं एडजस्ट नहीं हो पा रहा हूं। लेकिन उसी में क्या करना पड़ेगा, हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। वो बताऊंगा पब्लिक इशू करने का प्रोसेस। तो अब यहां से जो है वो पब्लिक इशू का प्रोसेस शुरू होगा, और ये मुझे जल्दी खत्म करना है यहां तक। क्यों? क्योंकि मुझे तो लिस्टिंग चीज अभी पढ़ाना है, और ये वाला बाद में कनेक्ट कराऊंगा और दोनों का कनेक्शन देखेंगे भी। याद रखिएगा, फिर यहीं पे धमकी दे दे रहा हूं कि वो पब्लिक इशू में सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन में जब प्रोसेस पढ़ाऊंगा तो उस समय मैं लिखूंगा स्टॉक एक्सचेंज और ऐसे करके एरो बता दूंगा, और उस समय आप मुझे यहां तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये हम लोग यहां पे देख चुके हैं। अब देखिए, अब हमने ऑफर डॉक्यूमेंट में जो बाकी चीज लिखनी थी वो लिखा। इसके अलावा नाम लिखेंगे क्या, कि कहां कहां से हमें क्या मिल गया है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है। इसी इन प्रिंसिपल अप्रूवल का जिक्र मैं करूंगा जब आपको बताऊंगा कंटेंट ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट सेक्शन 26 के अकॉर्डिंग। वहां पे भी वर्ड यूज करूंगा कि कहां कहां से इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है, ये भी आपको लिखना है। और उस दिन वहां पूछूंगा कि इससे पहले किन किन जगहों पे इन प्रिंसिपल अप्रूवल का जिक्र किया, तो आपको दोनों जगह के नाम बताने पड़ेंगे। एक तो ये वाला स्टॉक एक्सचेंज और एक इंटरनल ऑडिट भी आपको बताना रहेगा। ठीक है, तो अब हमने ऑफर डॉक्यूमेंट में लिख दिया कि हम इन जगहों पे क्या होने वाले हैं। हमारा काम हो गया, 2 कदम वो चला, 2 कदम हम चले। अभी हमारा इशू शुरू हुआ, हमने ऑफर डॉक्यूमेंट में लिख दिया। अब लोगों को पता चल गया है, अभी लिस्टिंग परमिशन नहीं मिला है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब जो है वो आपका लोगों के बीच में जो है क्या दे दिया, ऑफर डॉक्यूमेंट दिया। मिनिमम 4 डेज लोगों तक ये रहेगा, उसके बाद आपका इशू क्या होगा, ओपन होगा। ये बहुत डिटेल में बताऊंगा इनके बीच की कहानी। यानी इस बीच में लोग आकर के पैसे देंगे और शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये मिनिमम 3 डेज और मैक्सिमम कितने दिन, 10 डेज। बिल्कुल ऐसे ही कि आप कॉलेज में गए और आपने प्रोस्पेक्टस ले लिया, लेकिन जैसे प्रोस्पेक्टस लिया उसी समय एडमिशन ले लेंगे। डेट दिया हुआ रहता है कि प्रोस्पेक्टस तो पहले से मिलने लगता है, लेकिन एडमिशन का डेट दिया है कि इतने से लेकर के इतने दिन के बीच में, ऐसे ही दिया रहता है। उसी बीच में आप जाइए और क्या कर लीजिए, पैसे दीजिए और अप्लाई कर दीजिए। इशू क्लोज हो गया, एडमिशन क्लोज, इशू क्लोज। क्लोज होने के बाद कहा गया कि यहां पे आपके पास समय जो है वो 15 डेज का है। कितने दिन का, जानबूझकर कैसे लिखा है तब काटा है क्योंकि ये ताजा ताजा चेंज हुआ है। तो कहीं आप पढ़ें कहीं ये हो तो घबराए नहीं। पहले 30 दिन हुआ करता था, अब इन्होंने बोला कि 15 दिन के भीतर। सेबी ने बोला, सेबी हमेशा रेगुलेशन में ऐसा चीज करते रहते जो इन्वेस्टर के लिए ज्यादा अच्छा हो। पहले इनके पास समय था कि 30 दिन के भीतर जो लोग सक्सेसफुल हैं उनको क्या कीजिए, उनको लेटर ऑफ अलॉटमेंट दे दीजिए कि भाई आप सक्सेसफुल हैं। और जिनको नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, ओवर सब्सक्राइब हो गया, तो कुछ को मिलेगा और कुछ को, या जितना आपने अप्लाई किया उतना आपको नहीं मिलेगा, तो कोई बात नहीं है। जिनको मिल गया उनको क्या भेज दीजिए, लेटर ऑफ अलॉटमेंट, मुबारक हो। जिनको नहीं मिला उनको, और साथ में उनको पैसे क्या कर दीजिए, वापस कर दीजिए। अगर किसी ने 100 शेयर बोला था और 85 मिला तो उसको लेटर ऑफ अलॉटमेंट दीजिए 50 शेयर का, और 50 शेयर का पैसा क्या कर दीजिए। किसी ने 100 शेयर के अप्लाई किया था, उसको कोई शेयर नहीं मिला तो उसको जो है वो लेटर ऑफ रिग्रेट और साथ में सारे पैसे वापस कर दीजिए। अगर मान लीजिए किसी ने 100 शेयर के लिए किया था, 100 के 100 मिल गए तो सिर्फ और सिर्फ क्या देंगे, लेटर। लेकिन ये सांस्कृतिक कार्यक्रम कितने दिन के भीतर हो जाना चाहिए, 15 दिन। मेरे बर्थडे से या आपके बर्थडे से, क्लोजिंग ऑफ इशू, क्लोजिंग ऑफ इशू के कितने दिन के भीतर, 15 दिन के भीतर। ठीक है, अगला काम जो करना है वो भी क्लोजिंग से ही रखा गया है। कहा गया कि क्लोजिंग के कितने दिनों के भीतर। अब यहां 10 वीक्स है तो 10 वीक्स ही, आप ऐसे समझने के लिए 70 समझिए, लेकिन लिखेंगे कितना, 10 वीक्स ही लिखेंगे, क्योंकि फिर मैंने आपको बोला एमसीक्यू रह सकता है। 10 वीक्स भी दे सकता है और 70 डेज भी दे सकता है। जहां जो दिया हो वही चीज क्या करेंगे, लिखेंगे। तो यहां पे कहा गया कि 10 वीक्स, अभी हम समझने के लिए 70 बोले, 70 डेज। उसी 70 डेज में ये भी दिन हो गया, 15 डेज इधर का निकल गया।
अब ये जो हमारा डेज निकल गया तो यहां पे स्टॉक एक्सचेंज ने देख लिया कि सब कुछ सही से किया है, और सब कुछ सही से करने का क्या मतलब है, सारे कंप्लायंसेज, ये जो ओपनिंग क्लोजिंग, ये जो इनको लेटर ऑफ रिग्रेट वगैरह देना है, पैसा जो उनको रिफंड करना है, सब कर दिया। और सब के अलावा जब ये स्टेप 17 बताऊंगा तो वहां भी कुछ और स्टेप्स हैं जिसमें टाइमिंग वगैरह है। ये देखते हैं कि सारे कंप्लायंसेस सही से किए हैं, और उसके बाद जो पैसे लोगों को वापस करने थे वो कर लिया या दे ही रहे हैं। तभी तो इन्होंने अपने दिन के बाद यहां पे 10 वीक्स रखा है कि पहले ये भी 15 दिन गुजरने दो, और क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं कि लोगों का पैसा दे दिया या, और उसके बाद इतने दिन के भीतर क्या मिल जाना चाहिए। अब सब कुछ सही लगा स्टॉक एक्सचेंज को, इनके लायक लगा, तो क्या देंगे, दिस इज लिस्टिंग परमिशन। ये जो है वो आपका लिस्टिंग परमिशन है। तो देखिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल उस समय दिया, तभी तो गाड़ी आगे बढ़ी, और हमने उस समय इशू भी नहीं किया था। अब इशू हो गया है, लोगों के पैसे दे दिए, तब मिला कौन सा परमिशन, लिस्टिंग परमिशन। अगर यहां पे 10 सप्ताह तक 10 वीक्स तक चुप रहे कौन, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज या कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज, अगर वो साफ तौर पे कह देते हैं मंजूर है, तो ये कभी भी कह सकते हैं। 20 दिन बाद कह दिया तो हो गया कंपनी लिस्टेड, बल्ले बल्ले शाबा शाबा, खुशी मनाइए, जश्न मनाइए। अगर उन्होंने ये चीज जो है वो 30 दिन बाद बोला तो 30 दिन बाद, अगर उन्होंने यही चीज जो है वो 20वें दिन ही बोल दिया नहीं परमिशन नहीं है, तो इसका मतलब लिस्टिंग परमिशन मिला या नहीं मिला, नहीं मिला। लेकिन ना हां बोला ना बोला, चुप है 10 सप्ताह तक, तो उसे क्या माने। देखिए हमारे यहां दो अलग अलग बातें, कुछ जगह पे चुप रहने का मतलब जो है वो हां है, और कुछ जगह चुप रहने का मतलब क्या है, ना है। जब मैं आपको जो है वो प्रोसेस ऑफ इशुइंग शेयर बताऊंगा आईसीडीआर में, तो एक ही डायग्राम में बताऊंगा कि एक जगह चुप रहने का मतलब हां, और एक ही जगह चुप रहने का मतलब यही से भी है। एक जगह चुप रहेगा तो हां माना जाएगा, एक जगह चुप रहेगा तो क्या माना जाएगा, ना माना जाएगा। जैसे आप जो है वो घर से निकल रहे हैं, बस्ता उठाया, मम्मा को बोला मम्मा मैं क्लास के लिए जा रहा हूं, जा रही हूं, धपाक दरवाजा किया और आप निकल गए। तो इसका मतलब मम्मा ने हाँ या ना नहीं बोला, मम्मा ने सुन लिया, लेकिन मम्मा क्या बोली कि घर पे बैठ मेरा दिमाग खा, या बोल रही कि जा मन लगा के पढ़ना, मन लगा के पढ़ियो, यही बोल रही है ना। जहां जा रहे हो वहीं जाना, या जहां जा रही हो वहीं जाना, मेट्रो पे सबको अलग अलग स्टॉपेज पे कलेक्ट करते मत जाना, या बॉयज वाई द बॉयज हैव ऑल द फन मत करना, यही ना बोल रही होगी। इसका मतलब उनके तरफ से चुप रहने का मतलब यहां पे हाँ है या ना है, हाँ है। अब आप ही वो शख्स है और वही मम्मा है, वही बस्ता आपने उठाया और निकल रहे हैं और कह रहे मम्मा मैं क्लास के लिए जा रहा हूं, जा रही हूं, मैंने आपके पर्स से 10,000 रुपया ले लिया है, अपने दोस्तों को पार्टी देना है, धपाक। अब मम्मा क्या बोल रही है, मम्मा बोल रही है कि बेटा जा रहे हो या जा रही हो तो जा, बस लौट के मत आइयो, क्योंकि अगर लौट के आए तो फिर कहीं बाहर निकलने लायक नहीं छोड़ूंगी, यही कहना होगा। तो वही मम्मा अगर पहले चुप थी तो हाँ था उनका, और अब चुप है तो क्या है, ना है। ऐसे ही सेबी का यहां पे ना है। इनका कहना है कि अगर स्टॉक एक्सचेंज का यहां पे एक्सप्रेस अप्रूवल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, डीम्ड रिफ्यूजल। क्या है, डीम्ड रिफ्यूजल। अगर ये चुप है तो क्या माना जाए, इसको डीम्ड रिफ्यूजल माना जाए। तो अगर 10 सप्ताह तक इनके तरफ से हां नहीं आया तो हम इसे क्या मानेंगे। ये नहीं है कि लड़की आई, पूछा गया बेटा तुम्हें लड़का पसंद है, तो लड़की का मुस्कुरा देना क्या हो गया, चुप होना क्या हो गया, बोला गया कि नहीं। अगर साफ तौर पे अगर नहीं बोले, अब जमाना बदला है, पहले अगर लड़की सिर्फ चुप है तो इसका मतलब क्या हो गया, अब जब तक साफ साफ नहीं कह रही कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा ये, बट कोई नहीं, मैनेजेबल, मंजूर है, जब तक ऐसे ना बोले तब तक उसके तरफ से ये हाँ नहीं है। तो वैसे ही जो है वो यहां पे कह रहे हैं कि अगर चुप है तो इसका मतलब डीम्ड व्हाट, डीम्ड रिफ्यूजल बोला। साफ बोल दिया तो क्या बोलेंगे, बोला कि हमें मंजूर नहीं है तो ये हुआ रिफ्यूजल। चुप है तो क्यों वर्ड बोला डीम्ड रिफ्यूजल, क्योंकि रिफ्यूजल का मतलब बोल के बोलोगे तो रिफ्यूजल, और चुप रह गए तो रिफ्यूजल के ही जैसा है, हम इसको क्या ट्रीट करेंगे, रिफ्यूजल। क्लियर है ये बात। अब यहां पे जो टाइम है उसको परेशान मत होइएगा। यहां पे कहा गया कि जब से आपको लिस्टिंग परमिशन मिला उसके कितने दिनों के भीतर इशू ओपन हो जाना चाहिए,
इसका मतलब इस बीच में जो भी टाइमिंग, जहां पे कोई टाइम नहीं दिया हुआ है, उस टाइम को ऐसे मैनेज कीजिए कि आप ओपनिंग तक कितने दिन में पहुंच जाइए, सेबी से एलपीटीएल मिलने के 90 डेज के भीतर। क्यों? क्योंकि कंपनी शैल अप्लाई टू कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज में कोई टाइम दिया हुआ है कि एलपीटीएल मिलने के बाद कितने दिनों में अप्लाई करेगा, हाँ या ना? तो ऐसा हो सकता है कि अभी आपको एलपीटीएल मिला है, किसने दिया? सेबी ने, क्योंकि अभी आपका परफॉर्मेंस वगैरह सब कुछ देखा तो बोला नहीं कंपनी अच्छी है, इनको क्या कर देते हैं, परमिशन दे देते हैं। आप आते हैं 2 साल बाद पॉसिबल, और इस 2 साल में आपने शानदार गुल खिलाए हैं। मान लीजिए कि अभी आप मेरे साथ क्लास में, मैं आपका परफॉर्मेंस अच्छा बुरा सब देख रहा हूं, मान लीजिए अच्छा वाला सीन लेते हैं, एकाएक आप मुझसे 2 साल बाद मिलते हैं, तो मेरे दिमाग में वही इमेज रहेगा जो लास्ट आपने छोड़ा था। लेकिन इस बीच में दोनों में से कोई भी चीज हो सकता है। आप जो है वो डॉन बन गए होंगे, या आप जो है वो बाबा जी बन गए होंगे, दोनों में से कोई भी चीज हो सकता है। अगर इन दोनों में से कुछ भी हुआ है तो मुझे ये पता चलना चाहिए या नहीं? मेरा जजमेंट उस समय के बेसिस पे होना चाहिए या अभी का मुझे कुछ पता चलना चाहिए? लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लोगों के दिमाग में एक कहीं ना कहीं मेमोरी रह जाता है। इसीलिए इन्होंने इनको क्या कहा कि आपको ये चीज क्या करना पड़ेगा, 90 डेज का जो टाइम दिया है, इसका मतलब ही हो गया कि जब भी आपको इतने सारे काम करने होंगे तो आपके पास यहां पे ज्यादा टाइम गैप है नहीं। ज्यादा कितना टाइम लीजिएगा? ज्यादा से ज्यादा आप 80 डेज का ही टाइम लीजिए, क्योंकि इधर भी तो टाइम है, इधर भी तो आपको 30 दिन का समय है। आप 40 दिन से ज्यादा ले ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो 30 दिन का टाइम ले सकते, तो ये सब टाइम भी आपको छोड़ना पड़ेगा, ये टाइम छोड़ना पड़ेगा, ये टाइम आपको छोड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये 4 और 30 34 डेज तो छोड़ने पड़ेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि आपको 50 से 60 दिन के भीतर में क्या करना पड़ेगा? जब से सेबी ने हाँ बोला उसके बाद कहां पहुंचना पड़ेगा? कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज में। क्लियर है ये बात? पूरा या थोड़ा मोड़ा? तो इसका मतलब देखिए, हम लिस्टिंग के लिए जा रहे हैं। अगर हम लिस्टिंग के लिए जा रहे हैं तो हमारा पहला काम सेबी के पास जाके क्या लेंगे? क्यों सेबी के पास पहले जा रहे हैं? क्योंकि सेबी का मॉनेटरी कंसर्न, और हमें डर है कि कहीं स्टॉक एक्सचेंज बिना सारे कंप्लायंस देखे हाँ ना कर दे। ठीक है, ले लिया एलपीटीएल। किससे लेंगे? सेबी के किस डिपार्टमेंट से? सेंट्रल लिस्टिंग। कितना इनके पास मैक्सिमम समय है हाँ या ना कहने के लिए? 30 डेज। एलपीटीएल मिलने के बाद कहां जाएंगे? ठीक है, कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज में गए, कौन सा परमिशन लेने? इन प्रिंसिपल अप्रूवल बोलते हैं। इन प्रिंसिपल अप्रूवल कितना समय है इनके पास हाँ या ना के लिए? 30 डेज। मिल गया इन प्रिंसिपल अप्रूवल। अब जो है वो आगे बढ़ेंगे, ऑफर डॉक्यूमेंट में नाम शामिल करेंगे जिस जिस जगह से अप्रूवल मिल गया है, और हमारा इशू ओपन होगा। इशू ओपन करने के लिए कहा गया कि ऑफर डॉक्यूमेंट प्रिंट कीजिए और कम से कम 4 दिन के बाद ही उसको क्या कीजिए, पब्लिक इशू जो है वो ओपन कीजिए, ताकि कम से कम 4 दिन उनके पास समय रहे, तसल्ली से क्या कर सके, ऑफर डॉक्यूमेंट को पढ़ सके। इशू ओपन और क्लोज के बीच में कहा आपकी मर्जी, मिनिमम 3 दिन और मैक्सिमम 10 वर्किंग डेज होना चाहिए। अब आप सोच लीजिए आपका इशू कितने दिन में सब्सक्राइब होगा। और यहां पे बहुत शानदार ट्विस्ट है, जब पढ़ाऊंगा पब्लिक इशू तो बताऊंगा उस समय कि क्यों कंपनी को एक बार में ज्यादा दिन ओपन नहीं रखना चाहिए, ताकि अगर सब्सक्रिप्शन पूरा ना हो तो वो अपने प्राइस को कम ज्यादा बीच में भी कर सकते हैं। करेंगे बात जब पहुंचेंगे वहां पे। अब जो है वो हमने इशू ओपन कर दिया तो इशू क्लोज भी होगा। क्लोज होने के बाद कितने दिन का टाइम है हमारे पास? उसमें क्या करना है? ठीक है, जो सक्सेसफुल है उनको क्या दे देंगे, जो अनसक्सेसफुल है, और रिफंड ऑर्डर। ठीक है, साथ ही साथ आपके पास क्लोजिंग से ही कितना समय है? इस 10 वीक्स में किससे परमिशन आ जाना चाहिए? कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज से। अगर वो परमिशन दे देते हैं साफ तौर पे तो अप्रूवल, साफ तौर पे ना बोल देते हैं तो, अगर वो चुप रह जाते हैं 10 वीक्स तक तो डीम्ड रिफ्यूजल। ठीक है, थोड़ा सा और ट्विस्ट करें, हल्का सा एक बात है, ट्विस्ट नहीं एक इंफॉर्मेशन है। आपने अप्लाई किया एनएससी, बीएससी, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, मगध स्टॉक एक्सचेंज, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, कर सकते हैं। यहां से हां, यहां से लिस्टिंग परमिशन, इन प्रिंसिपल तो मिला ही होगा तभी आगे बढ़े होंगे। यहां से भी हां, यहां से भी हां, लेकिन ये कौन? ये टुच्चा सा कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, इसने क्या बोल दिया?
तो हमारा इशू फेल माना जाएगा। इमेजिन, इतना ध्यान रखती है सेबी, बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह। कहती है कि बाद में लड़ाई झगड़ा होगा कि क्यों इसने ना बोला, कैसे बोला, कंपनी लड़ता रहे, फिलहाल इशू क्या हो गया, सबके पैसे वापस कर दीजिए, क्योंकि पैसे तो आपको यहां पे ही आ गए थे। ये देखिए 15 दिन के भीतर आ गया था ना, सबका पैसा तो यहीं आ गया, नहीं आ गया? आ गया था या नहीं? और इन्होंने जो है वो बोला आपको 50th डे को, किसने? कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, या कम वक्त चुप रह गया 70 दिन तक? आपको तो पैसे आ गए थे, अब इशू क्या हो गया, सबके पैसे वापस करने में। कितने दिन में करते हैं, कैसे करते हैं, सब बताऊंगा पब्लिक इशू के समय में। अभी बस चूंकि लिस्टिंग का है तो उससे रिलेटेड बात बता रहा हूं। पब्लिक इशू के समय ये बात भी इसलिए बताऊंगा क्योंकि पब्लिक इशू के प्रोसेस में लिस्टिंग भी होता है और ट्रेडिंग परमिशन भी चाहिए रहता है, इसके बाद वाला परमिशन जो यहां बात नहीं करेंगे। तो इशू हमारा क्या माना जाएगा, फेल। आप कहेंगे सर ये कौन सी बात हुई? तो सेबी ने बोला कि मैं वैसे ही ख्याल रख रहा हूं जैसे मां बाप रख रहे हैं, और कहा मां बाप ऐसे ख्याल रखते हैं, इसका मतलब आप देखते होंगे कि मान लीजिए कि घर में बहन की, दीदी की या बुआ वगैरह की शादी है, तो अगर शादी है तो लड़के को सबने देखा, सबसे पता किया, माँ पापा ने हाँ बोल दिया, मामा मामी ने हाँ, चाचा चाची ने भी, ताऊ वगैरह सबने हाँ बोल दिया। अब तैयारियां चल रही है शादी की, लेकिन एक दिन मम्मा बाजार निकली, उन्हें अपने कुंभ की मेला की बिछड़ी हुई एक सहेली मिल गई। ऐसे ही जैसे आप लोग हैं, आज से इमेजिन कीजिए 20-25 साल बाद जब आप अपने नन्हे मुन्ने की शादी कर रहे होंगे, जरा इमेजिन कीजिए कितना आगे की बात हो गई। तो ऐसे ही जो है वो मम्मा भी जो है जब अपने कॉलेज लाइफ में थी तो उनके भी कोई फ्रेंड होंगे, होंगे या नहीं होंगे? हम ये सब बात शायद भूल जाते हैं कि हमारे मम्मी पापा के भी उस समय के कोई क्या होंगे, फ्रेंड होंगे। अब देखते होंगे किसी से कोई बात नहीं होगा, अब मोहल्ले वाले ही फ्रेंड बन जाते हैं और उन सब का कोई अता पता भी नहीं कि कौन कहाँ पे है। और अभी आपको लगता है कि तू मेरा दिल तू मेरा जिगर, जब आप क्लास में रहते हैं नहीं लगता है? और इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, ना ये दिल रहेगा ना ये जिगर रहेगा, इसको बचा लीजिए तो शायद सब कुछ रह जाएगा। तो अब जो है उनको जो है वो कुंभ की मेला की अपनी बिछड़ी हुई क्या मिली, सहेली। उन्होंने बोला कि अरे कहाँ कहाँ, अरे ठीक, और इतने दिन हो गए, जस्ट इमेजिन 20-25 साल बाद मिल रहे हैं। अब कितने, आपके कितने तो मेरे इतने, आपके कितने तो मेरे इतने, बता दिया। एक की तो शादी भी हो रही है, कहाँ पे, तो देहरादून। देहरादून मैं तो वहीं अब शिफ्ट हो गए ना, वहीं रहते ना मेरे जियो जी लो जी सुनो जी, मैं हूं मनमो जी, तो वहीं पे तो मैं रहती हूँ, वहीं मेरा ससुराल है। अच्छा तो देहरादून ही, हाँ हाँ, तो कहाँ पे, तो फलाने को। अरे वाह, किस सोसाइटी में, इस, अरे वाह, कौन सा ये है, क्या नाम है? तो वो जो वर्मा जी के, SS वर्मा के बेटे जो है राहुल वर्मा। और कोई नहीं मिला तुझे? हाँ, सबके तरफ से अभी तक हाँ हो चुका है, कार्ड वगैरह सब छप चुके हैं, शादी है अगले सप्ताह में। तब तक पता चला, बोले क्या क्या, लड़का 1 नंबर का चिमनी फैक्ट्री है। चिमनी फैक्ट्री समझ रहे हैं, एक छोड़ता है दूसरा लगाता है, गंगा जल का सेवन करता है, मोहल्ले में राउंड एंड राउंड, और कमाल का है एक साथ 2-2 को कवर किए हुए है, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा नालायक है। जो डे टाइम में अगर कोई जॉब पे चली जाती है तो जिसका नाइट शिफ्ट है उसको दिन में कवर कर रहा होता है। अब मुझे बताइए, ये इंफॉर्मेशन अभी तक मालूम, क्या ये मां पापा को पता चला, ताऊ ने बताया, मामा मामी, अपने सारे रिलेटिव की तरह से, हाँ लड़का लड़का तो हीरा है, हीरा चाट लो मर जाओ। इसका मतलब कि ये लड़का जो है वो, हीरा को बोलते चाटना नहीं चाहिए इसीलिए बोला, तो लड़का जो है वो इतना अच्छा हीरा है, देख लिया कितना अच्छा हीरा है, वैसा हीरा निकला, मरने वाला ही। कह रहे अब, कहा कि अब क्या, सामने देख लिया और नहीं देखा रहता तो एक बात गलती से हो गई तो कहते हैं कि किस्मत है, लेकिन अगर अंतिम मोमेंट पे भी पता चल जाए तो बिल्कुल ही नहीं। ठीक वही, किसी ने कुछ नहीं बोला, ये मम्मा की कौन सी भूली बिछड़ी कुंभ की मेला की कब की फ्रेंड है। पहले कुंभ के मेला में बहुत लोग खोते थे, इसीलिए लोग बोल देते कुंभ का मेला, क्योंकि ये मेला बहुत बड़ा होता है। और आज जितने इंतजाम है उतने, आज है इंतजाम तो भी लोग खोते। हर मेला में आप नहीं चाहे तो आप गूगल पे सर्च करिए कि कोई ऐसा कुंभ का मेला जिसमें 10-20 लोग बिछड़े ना हो, खोते हैं, बच्चे वगैरह खो जाते हैं, इतना भीड़ भाड़ रहता है। पहले तो लोग जाते ही थे तो समझिए रस्सी वगैरह बांध करके, और बिल्कुल ऐसे, हाँ बाबा लोग बताते थे कि धागा जो है वो बांध देते थे पापा लोगों को, इसीलिए कि खो ना जाए। छोटे बच्चे होते थे ना, एक बार तो मेरी बहन खुद जो है
कुंभ के मेला में नहीं, स्टेशन पे आज भी जब मिलती है। हाँ, छोटी थी तो पापा इधर हम लोग के साथ थे, बहन सबसे छोटी थी, उस समय गुरकती थी, बस चलना नहीं सीखी थी। तो गुरक गुरक के बच्चे नहीं खड़े हो जाते और चल लेते, और उसका बाल मुड़ा हुआ था। पापा जब मर्जी तब बाल छिलवा देते थे छोटे में। आज तक वो पूछते इतना बार क्यों छिलाते थे, लेकिन उसका फायदा ये है कि बाल बड़े लंबे हैं उसके, तो बोलते शायद ज्यादा बार छिलवाने से। ये मैंने अपनी बिटिया पे भी सोचा अडॉप्ट करते, मैंने भी उसका 2-3 बार छिलवाया। अब जब भी फोटो देखती है, क्या पापा हमेशा जब फोटो है तो मेरा क्या है ये। और अब मजाल है, आप उसका थोड़ा सा भी कट कर दीजिए, नहीं, क्योंकि अब तो उसका चलेगा मोनोपोली, अब नहीं पहले ही कट गए। तो अब जो जैसे ही जो है वो इधर थे, एक ट्रेन दूसरी तरफ थी, वो गुरकते गुरकते गई। पापा सामान सब एडजस्ट, हम लोग छोटे थे तो ज्यादा सामान नहीं पकड़ सकते थे, बस देख रहे हैं सामान को। तो मैं बड़ा था तो आज्ञाकारी बच्चे की तरह सामान देख रहा हूँ। भाई मेरा छोटा भाई एज यूजुअल देख रहा है खाने का कोई चीज जो पापा को बोल करके मंगवाना है। बहन अपने धुन में, वो जो है वो छोटा सा एक बच्चा का था ना एक कहानी, नहीं हिमा मारी तो, हाँ हिमा मारी तो अभी के समय का है। आप लोगों ने एक वो मूवी देखा है, बहुत शानदार मूवी है, छोटे बेबीज डे आउट, बहुत शानदार मूवी बेबीज डे आउट। इसका मतलब होमवर्क में नहीं दिया हूं ये मूवी। तो ऐसे ऐसे करके जाते हुए एक ट्रेन का ऐसे ही करके पकड़, ऐसे तक चल गई ऊपर पकड़ पकड़ के, और ट्रेन हल्का सा हिलने लगी तो गिर भी जाती उसी में। और पापा ढूंढ रहे किधर गई, तब जो है वो पापा पूछ रहे हैं किधर, और उसका बाल छिलाने के कारण वो बच गई। पापा पूछ रहे हैं कि एक बच्ची है उसका गंजी है, बाल छिला हुआ है, टकली है, जो कह दीजिए। तो बोले हाँ उधर देखे, तब पापा दौड़ के गए सही में, और जब उसको उठा लिए तो बोली डैश कहीं का मुझे ट्रेन पे चढ़ने नहीं दिया। जो पापा नहीं बीच बीच में बोल देते, तो ऐसा ही वर्ड वो भी मार दी कि वो जो है वो मुझे जो है छोटा सा ही था, तो वो जो है वो आपने जो है वो क्या किया कि मुझे जो है वो ट्रेन पे चढ़ने के लिए नहीं दिया। तो ऐसे ही करके जो है वो बहुत लोग क्या होते थे, खोते थे। आज वो दिन था जब उसके शादी में खूब खर्चे वगैरह हो रहे थे, तब बोल रहे थे काश वो इंसान नहीं बोलता है कि वो बच्ची कहाँ है, क्योंकि उस समय तो हम लोग भी छोटे छोटे थे, तो ये लगता था कि सारे पैसे क्या हो जाएंगे, खर्च। ऐसे ही चिढ़ाने के लिए बोलते थे कि बहन अगर उस समय ट्रेन पकड़ ली रहती तो आज ये पैसे भी किनके होते, हमारे होते। एनीवे, अब यहां पे कह रहे हैं कि एक भी ने ना कह दिया तो रिश्ता होगा। दैट वेरी मैनर सेबी इज टेकिंग केयर ऑफ देयर इन्वेस्टर्स। ये अब आपका पूरा है प्रोसेस ऑफ व्हाट, लिस्टिंग। चलिए, लिस्टिंग देखा, एक काम था। अब दूसरा चीज क्या है, और डिलिस्टिंग के बारे में मैंने पहले बताया है आपको कि डिलिस्टिंग की नौबत क्यों आती है। हमने कहा कि ढेर सारा जो है वो हमारा सब्सक्रिप्शन हो, इसीलिए हमने क्या किया, एनएससी, बीएससी, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, मगध स्टॉक एक्सचेंज, सब में अपने आप को लिस्ट करा दिया। लिस्ट करा दिया तो लिस्टिंग फी भी जा रहे हैं या नहीं, और ये लिस्टिंग फी इतना ज्यादा कि हमारे प्रॉफिट पे भी भारी पड़ रहा है। तो बड़े ध्यान से समझिएगा, ऐसे केस में इन्होंने कहा कि अगर आप डिलिस्ट करना चाहते हैं तो कीजिए, लेकिन कुछ रूल रेगुलेशन बनाएं। और उसमें इन्होंने कहा कि एक हुआ वॉलंटरी डिलिस्टिंग, जहां पे आप अपनी मर्जी से डिलिस्ट कराना चाहते हैं, और उसकी वजह मैंने बताया कि हमें नहीं लगता कि इतने जगह पे अब लिस्ट करा के रखना सही है। तो फिर नेगेटिव बात यह आती कि जब आपने लिस्ट कराया होगा तो लोग तो खुश होकर के लिए होंगे कि लिक्विडिटी ज्यादा है। कहा कोई बात नहीं है, अगर ये डिलिस्ट होगा तो जो पैसे बचेंगे वो किनके पास जाएंगे, शेयर होल्डर्स के पास ही तो जाएंगे, उन्हीं की कंपनी, और उन्हीं से तो हम पूछ करके करेंगे। कहा ठीक है। यहां पे इन्होंने कहा कि दो तरह से डिलिस्टिंग है, एक है वॉलंटरी जहां आप अपनी मर्जी से करेंगे, और दूसरा हमारा है कंपलसरी, जहां आप अपनी मर्जी से नहीं डिलिस्ट हो रहे, बल्कि आपने कुछ ऐसे गुल खिलाए हैं, कुछ ऐसा फ्रॉड किया है, कुछ ऐसा ब्रीच किया है, कुछ ऐसा कॉन्ट्रावेंशन किया है जिसके लिए सजा क्या है, डिलिस्टिंग है। उस ऑफेंस के लिए पनिशमेंट डिलिस्टिंग होना चाहिए, तो आपको डिलिस्ट किया जाएगा। तो फिलहाल कंपलसरी डिलिस्टिंग को हम छोड़ते हैं और हम किस पे पहले आते हैं, वॉलंटरी डिलिस्टिंग पे। वॉलंटरी डिलिस्टिंग जब हम करते हैं तो वहां पे दो एस्पेक्ट है, एकदम ध्यान से सुनते रहिएगा। एक एस्पेक्ट है कि हमने अपने आप को डिलिस्ट कराया। हम कहीं से भी डिलिस्ट अगर कर रहे हैं तो लिक्विडिटी कम हो रही है या नहीं, हाँ या ना, कम तो हो रहा है हर केस में अगर हम डिलिस्ट हो रहे हैं तो। लेकिन क्या खत्म हो जा रहा है, जैसे अगर मान लीजिए कि मैं एनएससी और बीएससी दोनों जगह पे जो था वो लिस्टेड था,
या मान लीजिए कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, मगध स्टॉक एक्सचेंज, और भी कोई स्टॉक एक्सचेंज है, ये लीजिए आपका जो है वो दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज। अगर कोई कंपनी डिलिस्ट हो रही है तो कहा गया कि एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज से डिलिस्ट हो सकती है, सारे के सारे से हो सकती है। इन्होंने कहा कि हमारा कंसर्न बस एक है कि जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था डिलिस्टिंग के बाद अगर उसकी लिक्विडिटी कम हो रही है तो ऐसे केस में अगर लिक्विडिटी कम है और इनके फायदे का सौदा है तो कोई बात नहीं है, और लिक्विडिटी अगर खत्म हो रही है तो ऐसे केस में इनको मौका दो कि ये अपना शेयर आपको दे सके, क्योंकि आप डिलिस्ट कर रहे हो ना, मार्केट में तो कोई लेगा नहीं, क्योंकि ये चीज 2000 के नोट कह दिया आपने कि सितंबर से नहीं रहेगा तो लोग मार्केट में लेंगे। क्या ये इनवैलिड हो गया? नहीं, ये इनवैलिड नहीं हो गया। अभी भी इसको आप क्या कर सकते हैं, अभी भी आप इसको जो है वो बैंक में जमा कर सकते हैं, लेकिन जिस दुकानदार को आप देंगे, दुकानदार को लेने से मना नहीं है, दुकानदार को अगर आप देंगे तो उस दुकानदार को जमा करना पड़ेगा, उसके लिए इनकन्वीनियंस हो गया, इसीलिए वो लेना क्या कर दे रहा है, बंद कर दे रहा है। तो जैसे ही पता चलता है कि ये करेंसी नोट जो है वो 4 महीने बाद जो है वो बैंक एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो अभी से ही दुकान वाले और बाकी वाले भी लेना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, नहीं लेना चाहते हैं। ठीक वैसे यहां पे जब ये पता चले कि ये स्टॉक एक्सचेंज से क्या हो रहा है तो उसका मार्केट में भी असर पड़ेगा या नहीं, लिक्विडिटी कम होने लगेगी या नहीं। कहा गया तो आप उनके शेयर्स को क्या कीजिए, लीजिए और उनको एग्जिट अपॉर्चुनिटी दीजिए। क्या दीजिए, एग्जिट अपॉर्चुनिटी दीजिए। कहा गया कि पहले डिलिस्टिंग का तो परमिशन ही नहीं मिलना चाहिए। कहा नहीं, डिलिस्टिंग का परमिशन जो है वो परमिशन वाले तरीके से होगा, ये पूछ करके कर रहे हैं। क्या कंपनी का वाइंड अप होता है तो नुकसान नहीं होता है, इंप्लॉयमेंट जाती है या नहीं जाती है, लेकिन सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन होते हैं तो आपके वाइंडिंग अप का परमिशन मिलता है या नहीं मिलता है। शेयर होल्डर्स भी देते हैं और कंपलसरी भी होता है, दोनों तरीके से होता है। ठीक वैसे ही कहा गया कि अगर आप अपने आप को डिलिस्ट करना चाह रहे हैं तो कीजिए, और सिचुएशन यह है कि 5-5 जगहों पे अननेसेसरी का क्या जा रहा है, अननेसेसरी का लिस्टिंग फी जा रहा है। अगर वो पैसे बचेंगे तो शेयर होल्डर में ही तो बटेंगे। तो कहा गया ठीक है, और कहा कि अगर आप इससे लिक्विडिटी कम होगा, आप मान लीजिए एनएससी बीएससी में दोनों में थे, बीएससी से जा रहे हैं, तो बताइए लिक्विडिटी कम हो रहा है या खत्म हो रहा है, कम हो रहा है। एनएससी में तो है, इसका भी तो नेशन वाइड टर्मिनल है और आप इससे भी घर बैठे बैठे क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए क्या आप एनएससी बीएससी इन दोनों जगह पे हैं और इनमें भी हैं और आप यहां से जा रहे हैं, तो बताइए लिक्विडिटी कम हुआ, थोड़ा सा ही ना, कि मगध स्टॉक एक्सचेंज में जाके नहीं बेच सकते, लेकिन ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन जरा सोचिए, आप डिलिस्ट हो रहे हैं और डिलिस्ट हो रहे हैं तो आप एनएससी बीएससी में से किसी में नहीं रह गए। अब बताइए लिक्विडिटी ना के बराबर हो गया। तो इन्होंने 2 एस्पेक्ट दिए। कहा हम ये नहीं देखेंगे, बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा, हम ये नहीं देखें क्योंकि इस पे जो है वो बहुत सारे आपके क्वेश्चन बनते हैं और जो क्वेश्चन आपके जो है वो अप्लाइड इन नेचर के रहते हैं। यहां इन्होंने कहा कि अगर आप डिलिस्ट हो रहे हैं तो डिलिस्ट आप कितने जगह से हो रहे हैं ये हमारा कंसर्न नहीं है। डिलिस्ट होने से पहले आप कितने जगह लिस्टेड थे ये भी हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न बस इतना है कि इस बार का जो आप डिलिस्टिंग कार्यक्रम कर रहे हैं, इसके बाद क्या आप किसी भी एक डेजिग्नेटेड या डायनेमिक स्टॉक एक्सचेंज में रहेंगे। ध्यान से सुनिए, पहले कितने में थे हमें कोई लेना देना नहीं, कितने से बाय बाय करके जा रहे हैं यानी कि डिलिस्ट हो रहे हैं वो भी हमारा कंसर्न नहीं। हम एक ही पॉइंट को देख करके जो है वो प्रोविजन बनाएंगे और वो ये है कि इस बार वाला जो आप डिलिस्टिंग कर रहे हैं, इस वाले डिलिस्टिंग के बाद कौन सा वाला, इस बार जो करो सकता, पहले भी आप 1-2 जगह से डिलिस्ट हुए होंगे, इस बार जब आप डिलिस्ट होने जा रहे हैं तो उसके बाद क्या आप किसी भी एक डेजिग्नेटेड और डायनेमिक स्टॉक एक्सचेंज में पाए जाएंगे या नहीं। यानी कि डेजिग्नेटेड डायनेमिक का मतलब क्या हो गया, एनएससी या बीएससी में से किसी में मौजूद रहेंगे या नहीं। कहा इससे क्या होगा, कहा गया कि एनएससी और बीएससी में से किसी एक में मौजूद है, बाकी में है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एनएससी या बीएससी में से किसी में आप मौजूद हैं तो इसका मतलब लोगों की लिक्विडिटी खत्म नहीं हुई और ऐसे केस में उनके शेयर्स लेने की जरूरत नहीं है, प्रमोटर को उनसे खरीदने की जरूरत नहीं है। लिक्विडिटी थोड़ी कम हुई है, आप एनएससी की जगह कहां बेच लेना, बीएससी में बेच लेना चलेगा, लेकिन उसके पैसे भी तो आप ही को मिल रहे हैं जो वो पैसे बचेंगे। तो इसमें आपको कोई एग्जिट अपॉर्चुनिटी देने की जरूरत, लेकिन ना आप एनएससी में उसके बाद दिखेंगे ना बीएससी में। शेयर खत्म नहीं होगा, शेयर्स पे एज इट इज डिविडेंड मिलता रहेगा जिनके पास रहेगा। बस क्या होगा, मार्केट खत्म हो गया,
आज भी टोकरी में ला करके बेचिएगा तो बेच सकते हैं, किसी को बेचने पे थोड़ा ना रोक है, ग्राहक ढूंढने में दिक्कत है। क्या उस पर वोटिंग राइट नहीं रहेगा? सब कुछ रहेगा। डिविडेंड नहीं मिलेगा? सब मिलेगा। लिक्विडिटी का मतलब बस यही हुआ कि जब आप उसको बेचने जाइएगा तो मार्केट ही नहीं है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज से, सारे स्टॉक एक्सचेंज से क्या हो गया, कहा कि सारे से मतलब नहीं है मुझे, ना एनएससी में दिख रहा है, ना कहां दिख रहा है, बीएससी में दिख रहा है। क्योंकि अगर दिख भी रहा है तो मगध स्टॉक एक्सचेंज में, तो जाओ यहां से पटना और तब जाकर के बेचो, तो लिक्विडिटी का खत्म होने के ही बराबर है। तो उन्होंने कहा कि एनएससी बीएससी में से कहीं नहीं रहेंगे, तो लोगों को एक मौका दीजिए कि वो चाहे तो अपना शेयर्स आपको क्या कर सके, प्रमोटर को दे सके, और आप उनको सही प्राइस दीजिए। कौन सा प्राइस दीजिएगा अभी नहीं पता, लेकिन उनको जो है वो क्या कीजिए, आप प्राइस जो है वो पे कीजिए। कहा ठीक है। अब यहां पे जब ठीक है बोल दिया तो बात ये आई कि कैसे और किस तरह से हम इसको क्या करें, डिटरमाइन करें एग्जिट अपॉर्चुनिटी जैसे चीज को। कहा कि रेट क्या होना चाहिए, कहा ये रेट भी तय करना पड़ेगा, वरना क्या होगा कि लॉ ने इनको एग्जिट अपॉर्चुनिटी देने के लिए बोला ना, ये बोलेंगे 1 रुपए में लूंगा तेरा शेयर, जो कि मार्केट में कुछ दिन पहले ही 1000 में चल रहा था, तो ये एग्जिट अपॉर्चुनिटी देना हुआ नहीं। तो लॉ ने इनको क्या बोला देने के लिए, एग्जिट अपॉर्चुनिटी। और ये बड़ा डिसीजन है या नहीं, ना एनएससी में रहेंगे ना कहां रहेंगे, बीएससी में रहेंगे, तो बोला ये बड़ा डिसीजन है, इस केस में शेयर होल्डर्स का परमिशन लेंगे। लेकिन अगर हम किसी न किसी एक डेजिग्नेटेड डायनेमिक में रह जाएंगे तो ना एग्जिट अपॉर्चुनिटी देना है, ना शेयर होल्डर से पूछने की जरूरत, उन्हें बता जरूर देंगे और ये डायरेक्टर ही कर लेंगे। तो देखिए 2 एस्पेक्ट वॉलंटरी में, एक विथ एग्जिट अपॉर्चुनिटी और एक विदाउट। तो कब एग्जिट अपॉर्चुनिटी देना होगा, कब नहीं देना होगा, कब विदाउट एग्जिट अपॉर्चुनिटी होगा और कब विथ एग्जिट अपॉर्चुनिटी होगा, इसके लिए थंब रूल क्या है, आप ये मत देखिए कि इस बार डिलिस्ट होने से पहले कितने जगह लिस्टेड था, मत देखिए 500 जगह था या 600 जगह था, मुझे कुछ नहीं पता, सारे स्टॉक एक्सचेंज में था, छोड़ दीजिए। इस बार कितने जगह से डिलिस्ट हो रहा है ये भी मत देखिए, आसान कर रहा हूं मैं। सिर्फ इतना देखिए कि इस बार का जब डिलिस्टिंग कार्यक्रम खत्म होगा तो आप कितने स्टॉक एक्सचेंज में दिखेंगे। कहा कितने में दिखेंगे, कहा इसको भी छोड़ दीजिए, जितने में दिखेंगे उनमें से क्या कोई भी एक डेजिग्नेटेड डायनेमिक है? तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी देने की रिक्वायरमेंट, बड़े सारे स्टॉक एक्सचेंज में दिख रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी जो है डेजिग्नेटेड और डायनेमिक, तो क्या करना पड़ेगा, क्लियर है? क्या मैंने बोला सारे स्टॉक एक्सचेंज से डिलिस्ट होने पे एग्जिट अपॉर्चुनिटी देना है? अगर आप किसमें नहीं दिखेंगे, ये बात पूरा क्लियर, लॉजिक समझ में आया? क्योंकि चाहे आप एग्जिट अपॉर्चुनिटी दे चाहे विदाउट एग्जिट अपॉर्चुनिटी, जो लोग शेयर रखना चाहे वो अपने पास रख सकते हैं। बस होगा यही कि एग्जिट अपॉर्चुनिटी के बाद लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, बहुत कम, डिविडेंड भी मिलेगा आपको, सब कुछ, वोटिंग राइट सब कुछ मिलेगा। तो अब यहां पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, जो है एबी लिमिटेड लिस्टेड है और ये लिस्टेड है एनएससी, बीएससी, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, मगध स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, और कंपनी इज गोइंग टू बी डिलिस्टेड। और ये है केस 1, जहां मैंने क्रॉस लगाया है, इसका मतलब है कि उस जगह से क्या हो रहा है, और जहां पे डॉट डॉट है वहां पे टिका हुआ है। कंपनी पहले कितने जगह लिस्टेड है, एनएससी, बीएससी, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, मगध स्टॉक एक्सचेंज और दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, इतने जगहों पे कंपनी क्या है, लिस्टेड है। लेकिन कंपनी सिचुएशन 1 में किन किन जगहों से डिलिस्ट हो रही है, एनएससी, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज और दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, और जहां डैश है वहां पे बनी हुई है। आपको यहां पे बताना है कि ये जो है वो एग्जिट अपॉर्चुनिटी रिक्वायर्ड और चलिए, तो पहले जो है वो इसको कॉपी कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 जिनसे पूछूंगा वो बताइएगा। पहला चीज रिक्वायर्ड नॉट रिक्वायर्ड, कहानियों में नहीं, पहले सिंपल रिक्वायर्ड या नॉट रिक्वायर्ड, और फिर उसके बाद जो है तो वो एक्सप्लेनेशन। चलिए, नए खिलाड़ी में से प्रतिभा, नॉट रिक्वायर्ड। लॉजिक, 3 जगह से हम इसको क्या कर रहे हैं, डिलिस्ट कर रहे हैं, और डेजिग्नेटेड, और ठीक से बोलिए, डिलिस्ट होने के बाद वो कम से कम एक कहां पे है, जिसका नाम क्या है, बीएससी। क्लियर है? चलिए, तो क्या होगा, रिक्वायर्ड या नॉट रिक्वायर्ड, तो यहां पे नॉट रिक्वायर्ड। चलिए फिर से नाम में
क्या? नासिर, ठीक है, बताइए नासिर। क्वेश्चन नंबर 2, नॉट रिक्वायर्ड। क्यों? 3 जगह से डिलिस्ट कर रहे हैं तो भी लिस्टेड होना चाहिए, किसी एक में भी रहेगा तो चलेगा। और ये महाराज ए बी तो डिलिस्ट होने के इस कार्यक्रम के बाद दोनों जगह मौजूद है या नहीं है? भले 3 से चला गया लेकिन डेजिग्नेटेड डायनामिक में बना हुआ है, तो रिक्वायर्ड या नॉट रिक्वायर्ड? नॉट रिक्वायर्ड। चलिए मिताली, रिक्वायर्ड। क्यों रिक्वायर्ड? पिछले बार भी तो जो है 3 से गया था तो नॉट रिक्वायर्ड, अभी तो 2 से सिर्फ गया है। पूरा सेंटेंस, ये सेंटेंस नहीं बोलना है, ये मैंने नहीं बोलने बोला है। आंसर में कौन सा सेंटेंस बोले? आप समझ बिल्कुल सही रहे हैं, स्टेटमेंट क्या दीजिएगा? हाँ जी प्रिया, प्रीति। नहीं, मेरे वाले स्टाइल में आंसर। हाँ, एक, बिल्कुल सही। ये लाइन क्यों नहीं पकड़ते हैं आप लोग? यही पकड़ना है। बहुत सारा चीज में से यही वर्ड बार बार नहीं बोलता था कि बाकी चीज नहीं, सिर्फ ये लाइन बिल्कुल सही है। आपका आंसर बिल्कुल सटीक है, आपने जो दिमाग में सोचा वो भी सटीक है, लेकिन जैसे सोचना है, क्योंकि बाकी अगर ज्यादा घुमा देगा तो दिक्कत होगा। स्टेटमेंट यही होना चाहिए कि डिलिस्टिंग के बाद ये कहां है, ना किसी भी एक डिजिग्नेटेड डायनेमिक में शामिल। हमें ये नहीं देखना है कितने से गया, हमें ये भी नहीं देखना है कितने में बचा हुआ, हमें बस इतना देखना है कि इस डिलिस्टिंग कार्यक्रम के बाद क्या ये किसी भी डेजिग्नेटेड डायनेमिक में है। तो आप बोलेंगे कि डिलिस्टिंग के बाद ये कहां, ना एनएससी में है ना बीएससी में, दोनों में से कहीं नहीं है, जो कि यही 2 डेजिग्नेटेड डायनेमिक है। ठीक है, तो यहां पे रिक्वायर्ड है। चलिए रिक्वायर्ड है। अब जरा आते हैं 4th पे। चलिए नए में ही रहते हैं। और कौन है इधर से? मिश्रा जी, 4 में से जा रहे हैं? मजाक है क्या? 4 स्टॉक एक्सचेंज से डिलिस्ट हो रहा है। सोच लीजिए फिर से। ये देखिए, यहां से भी ये दिख रहा है व्हाइट वाला, अब रिक्वायर्ड। हाँ जी प्राची, अब तो दोनों में झगड़ा कीजिए और कंक्लूजन पे पहुंचे। क्यों रिक्वायर्ड है पहले आप बताइए। लेकिन आपने रिक्वायर्ड बोला था ना, अब बदल लिया। ठीक है, तो नॉट रिक्वायर्ड क्यों? फिर वही वाला स्टेटमेंट दीजिए जैसे बोला है देने। क्या स्टेटमेंट होगा? बना हुआ है, लिस्टेड है, यानी कि डिलिस्टिंग के बाद भी वो एक न एक डेजिग्नेटेड और डायनेमिक स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद है। और कहां मौजूद है वो? क्लियर है? तो ये हमारा था। अब इस तरह के क्वेश्चन जो है यहां पे रिक्वायर्ड या नॉट रिक्वायर्ड? नॉट रिक्वायर्ड। ऐसा क्वेश्चन सही में अगर देखिए तो एग्जाम में जब देगा, अभी आपको बड़ा मजा आ रहा होगा कि बहुत आसान है सर, ये कभी चुकेगा थोड़ा, लेकिन यकीन मानिए अगर यहां रुक करके इस तरह से बात नहीं होगी ना, और सिर्फ यहां के बाद मैं आगे बढ़ जाऊं, बोल दिया यहां, खूब बोल दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन यहां पे अगर रुक करके बातचीत नहीं होगी और एग्जाम में जब देगा तो ऐसे टेबल नहीं सजाएगा। मैंने तो आसान कर दिया, वो सेंटेंस में लिखेगा और वही लिखेगा एबी लिमिटेड वाज लिस्टेड इन दिस 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 ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस एंड दोज ऑल, ऐसे करके कहानी बनाएगा, इतना बड़ा करेगा उसको। और तब वो पूछेगा कि इन जगहों से डिलिस्ट हो रहा है, तो बताइए एज बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी, होनहार कंपनी सेक्रेटरी, एडवाइज द मैनेजिंग डायरेक्टर लाइक वेदर देयर इज एग्जिट अपॉर्चुनिटी रिक्वायर्ड। और तो जैसे ये क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? ये वाला प्रोविजन। क्या लिख देंगे पहले? प्रोविजन। ऐसे ही आफ्टर डिलिस्टिंग विथ एग्जिट विदाउट का, और उसके बाद बताएंगे
कि ये जो है वो आपका डिलिस्ट हो रहा है। अगर इसी को दे दिया तो लिख दें कि ऑल्दो इट इज बीइंग डिलिस्टेड फ्रॉम 4 stock exchange, including one designated dynamic stock exchange, but it is still available in one designated dynamic stock exchange, so there is no need to give exit opportunity. हो गया, मोगैम्बो खुश हुआ, पूरे मार्क्स दे देगा। तो ऐसे नहीं दे करके उस तरीके से दे सकता है। एमसीक्यू में दे सकता है, रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड, कांट से व्हाट इज डिलिस्टिंग, कुछ ऐसा भी। मैं तो ऑप्शन ऐसा ऐसा बनाऊंगा कि बच्चों के लिए यही वाला होना चाहिए कि वाई डिलिस्टिंग या वाई रिक्वायर्ड। तो इसीलिए बस आपका काम है अपने आंसर पे टिके रहना और नहीं भटकना। क्लियर है? अब देखिए, जब हम डिलिस्ट कर रहे हैं तो मैंने आपको क्या बोला, डिलिस्ट करने के लिए क्राइटेरिया देख लिया कि व्हेन एग्जिट अपॉर्चुनिटी और व्हेन विदाउट। हम वॉलंटरी में हैं या कंपलसरी में? अब बात यह आती है कि दोनों का प्रोसेस होगा या नहीं। लिस्टिंग का प्रोसेस देखा था ना, डिलिस्टिंग में आए तो डिलिस्टिंग में भी किसका प्रोसेस, विदाउट एग्जिट अपॉर्चुनिटी और विथ एग्जिट अपॉर्चुनिटी, दोनों प्रोसेस से होगा। आपको क्या लगता है कि विदाउट एग्जिट अपॉर्चुनिटी का प्रोसेस आसान होगा या विथ एग्जिट अपॉर्चुनिटी का? विद एग्जिट अपॉर्चुनिटी अगर होगा तो उसमें तो और दुनिया भर के तामझाम होंगे, कितने पैसे देंगे, लोगों को पैसे मिले या ना मिले। यहां पे अगर विदाउट बोले तो कम तामझाम होंगे, और इसमें शेयर होल्डर से परमिशन भी नहीं लेते, डायरेक्टर्स के ही अप्रूवल से हो जाता है। लेकिन चूंकि एग्जिट अपॉर्चुनिटी चाहिए, बड़ा मामला है, तो उस केस में क्या लेना होगा। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि दोनों का जो प्रोसेस है वो क्या है और किस समय कितने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देना है, क्योंकि बहुत सारे चीज इसमें जो है वो करना रहता है, तब आप डिलिस्ट होंगे। कहते हैं ना, जितना ही आसान शादी करना उससे भी ज्यादा कठिन डिवोर्स वाला काम है। यहां पे तो फिर भी 7 दिन में कार्यक्रम खत्म हो जाते हैं, मान लीजिए ज्यादा होगा तो। डिवोर्स वाले में तो चल रहा है 6 महीने। ये तो वही चीज, जिस तरह से लिस्टिंग का हमने चीज देख लिया कि फटाक से ये जो है वो डायग्राम देखा, प्रोसेस देखा, स्टेप वाइज लिस्टिंग कर दिया। अब जरा हमें देखना है कौन सा, लिस्टिंग का, डिलिस्टिंग का, विथ एग्जिट अपॉर्चुनिटी और विदाउट एग्जिट अपॉर्चुनिटी। तो ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो यहां तक के चीजों को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और स्टेप वाइज आप क्या करेंगे, उसको तैयार कर लेंगे। किसको? लिस्टिंग को। तो फिलहाल CMSL की सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।